माइनर कौन होता है? हु इज माइनर? हु इज माइनर? माइनर किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन हर जगह मिलेगा आपको, चाहे टेक्स्ट बुक ले लीजिए, चाहे गाइड ले लो, कहीं भी ले लो आप, और इसका आंसर भी सब जगह मिलने वाला है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसका आंसर भी सब जगह मिलता ही मिलता है। सो नाउ सी, हु इज माइनर? आपको सिर्फ ध्यान से सुन करके याद कर लेना है, जो जहां तक हो सके नोट डाउन कर लेना है, और कुछ नहीं करना है। माइनर कौन है? 50 बार क्या 100 बार हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। कुछ नहीं है, बस वही पुराना आंसर, इंडियन मेजोरिटी एक्ट सेक्शन 3। इंडियन मेजोरिटी एक्ट बड़ा सीधा कहता है कि कौन होगा माइनर और कौन होगा मेजर। इंडियन मेजोरिटी एक्ट कहता है माइनर इज ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। इंडियन मेजोरिटी एक्ट कहता है कि जिसने 18 साल की आयु कंप्लीट नहीं की, लेकिन मैं जो बता रहा हूं अधूरा बता रहा हूं। मैं पहले ही यहां पर क्लियर कर दूं कि जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये अधूरा है, कंप्लीट क्या है वो पहले समझिए। देखिए, सेक्शन 3, अब ध्यान से समझिएगा क्या मैं कह रहा हूं। माइनर एक टर्म है, माइनर एक वर्ड है, इसका हम मीनिंग, इसका हम डेफिनेशन जानना चाहते हैं। इसका डेफिनेशन हिंदुस्तान के अंदर बनाए गए किसी भी लॉ के अंदर हो सकता है, किसी भी लॉ के अंदर हो सकता है। तो हम किस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? हम कंटेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, किसी एक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। हम ये नहीं कर रहे कि आईपीसी में सेक्शन नंबर ये है, सीआरपीसी में सेक्शन नंबर ये है, नहीं। हम लोग सीधे टर्म को पकड़ करके उसका डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं। अब ये डेफिनेशन अगर इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अलावा और भी कहीं मिलेगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो सेक्शन 3 किसका? इंडियन मेजोरिटी एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट। और इसका जो ईयर है सर वो 1875 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नेहरू जी के जमाने का है, गांधी जी के जमाने का, शायद गांधी जी पैदा हो गए होंगे 1869 में थे, उसके बाद का है ये। सो नाउ इंडियन मेजोरिटी एक्ट का सेक्शन 3 कहता है ए पर्सन, ध्यान से देखिएगा मैं कंप्लीट डेफिनेशन आपको शेयर कर रहा हूं। ए पर्सन इज डीम्ड, डीम्ड शब्द इस्तेमाल हुआ है, डीम्ड टू हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, द एज ऑफ मेजोरिटी। आज बहुत सौ मिथ्स जो है ना वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि गाइड में भी बहुत सारी चीजें अधूरी रहती हैं। गाइड आपको इजी करने के चक्कर में कि सर ये आसान हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा, बहुत सारे जो फैक्ट होते हैं ना वो काट दिए जाते हैं, यानी हटा दिए जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे यूट्यूब पे आपको मिलती हैं वीडियोस के थ्रू, उसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, जो भी टीचर्स होते हैं वो हटा देते हैं ताकि आपको ज्यादा भारी नहीं लगे, ज्यादा डिटेल नहीं लगे, ज्यादा लंबा नहीं लगे। और क्या होता है, सबको शॉर्ट वीडियो चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, शॉर्ट में जो असली चीज होती है वो कट जाती है। तो वो चीज अक्सर हुई है, वो मैं आज कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ए पर्सन इज डीम्ड टू हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, यहां से चेंज हुआ सीन, बोलता है व्हेन ही कंप्लीट्स the age of, he completes the age of 18 years। कहते person is deemed to have the age of majority when he completes the age of 18 years। यहां पर क्लियर है, यहां पर कहता है डिम्ड टू है, मतलब ये मानने की बात होगी, हम ये मान लेंगे कि इस बंदे का उम्र जो है मेजोरिटी के एज पर आ चुका है। व्हेन ही कंप्लीट्स, यहां पर वर्ड क्या है, कंप्लीट्स, कंप्लीट्स, कंप्लीट्स। और गाइड को निकाल करके देखिएगा गाइड में क्या लिखा रहेगा। मतलब जब कोई आदमी 18 साल की आयु कंप्लीट कर लेता है तब तब उसको कहते हैं। और गाइडों में मिलेगा क्या, मिला लिखा हुआ गाइड्स के अंदर मिलेगा, ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसको बोलते हैं माइनर। अब इसका वाइस वर्सा, हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। जो बंदा 18 साल की आयु कंप्लीट कर चुका है, दिमाग में फीड कर लीजिए हमेशा के लिए,
कहीं भी डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट हो, आंसर क्वेश्चन हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना। जो 18 साल कंप्लीट कर चुका है सर, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये बोलने वाला कि सर 17.5 साल कंप्लीट हो गया, 17 साल 11 महीना, 17 साल 12 महीना, अरे सर 12 साल के, सॉरी 18 साल की एज जिसने कंप्लीट करी वो हो गया, और वो भी इंडियन मेजोरिटी एक्ट के लिए। बहुत साफ साफ है ये बात। ओके नाउ, अब यहां पर एक और चीज आती है जो कि हम लोग अक्सर नहीं देखते हैं, या दिखाया नहीं जाता, या नॉर्मली कहीं भी बताया नहीं जाता। ये चीज भी जानिए, नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बोल देंगे अरे 18 साल से ऊपर की आयु को मेजर बोलते हैं, लेकिन यहां पर कुछ और भी। यहां पर मेजोरिटी नहीं काउंट होती है, एक्सेप्ट बोलने का मतलब मैं यू टर्न मार रहा हूं अब। सो एक्सेप्ट इन केस ऑफ ए पर्सन, in case of a person of whose, in case of a person of whose person or property a guardian has been appointed, a guardian has been appointed by the court, by the court, by the court, in which, in which case, in which case the age of majority, the age of majority is 21 years. The age of majority is 21 years. तो ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट के सेक्शन 3 में ही ये सारी चीजें मेंशन की हुई। पहले तो कह दिया कि जिसने 18 साल की आयु कंप्लीट कर दी वो हो गया मेजर, और दूसरा कह रहा है कि इन केस ऑफ ए पर्सन, ऐसे पर्सन की बात कर रहा है जिसका पर्सन या प्रॉपर्टी एज ए गार्जियन जो बन रहा है, जो कि अपॉइंट किया गया है गार्जियन बाय द कोर्ट, उस केस में मेजर होने के लिए 21 साल की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। सो उस केस में 21 साल पूरा हो जाना चाहिए। नॉर्मली लोग इग्नोर करते हैं, जो लोग लॉ जानते हैं ना बहुत कायदे से इसको इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत से लोग तो नहीं करते हैं। अब कोई क्वेश्चन पूछने जाता थोड़े है जज साहब से, और हम और आप कहते हैं ऐसे जज साहब ने कहा तो सही कहा होगा, ऐसे कौन से बुक में लिखा है जो जज साहब कहते हैं वो सही कहते हैं? ये बेवकूफी है, क्योंकि यहाँ सिस्टम बना हुआ है। आपके, अगर आप जज हैं तो आपके ऊपर भी कोई जज है, उसके ऊपर भी कोई जज है, और सबसे बड़ा तो लेजिस्लेचर का बनाया हुआ लॉ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रेट किया वो समझने की बात होती है। सो नाउ ध्यान से समझिएगा, यहां पर अगर आप कहेंगे तो केस भी रहता है, केस भी पुराना केस है, जागोराम मारवाड़ी वर्सेज महादेव प्रसाद, जागोराम मारवाड़ी वर्सेज महादेव प्रसाद। ये वो केस है जो 1909 का है, कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसाइडेड केस। एंड एट दैट टाइम ये बात उस समय मेंशन हुई, और उस केस में बहुत क्लियर कट कहा कि मेजॉरिटी तब तक नहीं मानी जाएगी गार्जियन वाले मामले में जब तक कि जो वार्ड होता है, जो गार्जियन बन रहा है, उसने 21 साल की आयु कंप्लीट नहीं कर ली है तब तक। नाउ ये पॉइंट भी क्लियर है। अब आइए एक और पॉइंट, ये तो यहां तक समझ में आ गई बात। हमारा जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है, इसका अमेंडमेंट हुआ, और ये जो अमेंडमेंट होता है वो 1999 में होता है। मैं सारे रूट और फ्रूट सब क्लियर कर रहा हूं। इंडियन सॉरी मेजॉरिटी एक्ट में 1999 के टाइम पर अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट जो है ये 16 दिसंबर से लागू किया जा चुका है। एंड व्हाट इज दैट अमेंडमेंट? इस केस में बहुत सिंपल, यानी कि यहां पर जो अमेंडमेंट किया गया, इस केस की बात करूं तो इसमें कहा गया है द एज ऑफ मेजॉरिटी एज 18 years फॉर एवरी पर्सन irrespective of the fact that in respect of them
एनी गार्जियन हैज बीन अपॉइंटेड। तो खैर हमें गार्जियन पर ज्यादा फोकस करना नहीं, हमें तो मेजर और माइनर पर फोकस करना है, इसलिए मैं अपनी बात को कंसंट्रेट करता हूं मेजर और माइनर के पॉइंट पर। तो दो चीजें क्लियर हो गई। हम मेजर उसको कहेंगे इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से, सेक्शन 3 के हिसाब से उसके एक्ट के, जिसने 18 साल की आयु कंप्लीट कर रखी है। यहां तक तो सब कुछ सही है, यानी कि बात बहुत क्लियर है। जिस पर्सन ने 18 साल की आयु कंप्लीट नहीं की है, हम उसको आंख बंद करके माइनर कह सकते हैं। सो हु इज ए माइनर? जब मेजर हमने उसको मान लिया, हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो भाई माइनर किसको कहेंगे? तो माइनर का मतलब हो गया अ माइनर इज ए पर्सन हु हैज not completed the age of 18 years। हम उसको कह सकते हैं जिसने 18 साल की आयु कंप्लीट नहीं की है। कंप्लीट मतलब खत्म कर देने से है। यहां पर बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर टच कर गए 18 साल का, तो सर मान लेंगे 18 साल का। ये बातें जो है बेमानी होती हैं, ये क्वेश्चन ही बेमानी होता है, बेकार होता है, फिर भी ये क्वेश्चन आता रहता है। भाई 17 साल टच कर गया, 18 17 साल जैसे खत्म हो गया, 18 टच कर गया, तो 18 मेरा चल रहा है, 18 इज रनिंग, 18 इज रनिंग। अगर कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इवन 18 इज रनिंग। ये बड़ी टेक्निकल बात है, बहुत कम लोग इसको शेयर करेंगे। आपको बस इतना बता दिया जाएगा कि 18 साल क्या ही हो गई, मेजर हो गई। ये टेक्निकल पार्ट। जब डेफिनेशन कह रहा है कि भैया आपने कंप्लीट कर रखी हो, हु हैज नॉट कंप्लीटेड, भैया कंप्लीट करने का मतलब 18 साल काट चुका हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया, क्या कोई बंदा जेल गया और उसको कहा गया कि भाई इसको 6 महीने की जेल की सजा होगी, तो उसको कब छोड़ा जाएगा? एनीबडी कैन गिव मी द आंसर, कोई भी दे सकता है। अगर किसी बंदे को सपोज कीजिए जेल की सजा होती है और उसको कहा जाता है कि 6 महीने की जेल की सजा होगी, तो उसकी जेल की सजा कब खत्म होगी? जब वो 6 महीने जेल में काट के आएगा तब, यानी 6 महीने का टाइम पीरियड खत्म होगा तब। सिमिलरली जब कहा गया कि 18 साल की आयु कंप्लीट होगी तब हम उसको मेजर बोलेंगे। तो भैया 18 साल जब कंप्लीट होगा तब ना आप मेजर बोलोगे, कि 18 टच किया नहीं, कि आपने 18 हल्ला कर शुरू कर दिया, मैं तो मेजर हो गया, मैं तो मेजर हो गया। ये नहीं होता है। लेकिन अब रफली लूजली सब बोलते हैं, लिखते हैं, गाइड में भी पढ़ते हैं हम लोग, हो गया चलिए रट रहे हैं, बहुत जगह चल भी रहा है, कोर्ट्स में भी चलता है, क्या कर सकते हैं उसको। लेकिन ये टेक्निकल पार्ट है, कहीं आपको कोई ऐसा एग्जामिनर मिल गया तो दिक्कत होती है। इसलिए आपको जो सही, जो लीगल स्टेटस है, जो लॉ है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहां तक मेजर का डेफिनेशन क्लियर है, माइनर का डेफिनेशन बस क्लियर है। अब आते हैं जरा एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करते हैं। वी आर डिस्कसिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हम लोगों ने सेक्शन 10 में कहा कि कौन कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हमारा सेक्शन 10 ओपनली कहता भाई ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ईफ लगा करके। तो ईफ लगा के बहुत सारी बातें कह गया, और उसमें एक टर्म भी आता है कि भाई मेजर होना चाहिए, माइनर होना चाहिए कॉम्पिटेंसी के अंदर। फिर सेक्शन 11 में वही बात रिपीट होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेजर है तो वो कुछ भी कर सकता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर कर रहा हूं। अगर कोई बंदा जिसने 18 साल की आयु कंप्लीट कर ली है, ही कैन डू एनीथिंग। अच्छा करेगा तो नाम होएगा, बुरा करेगा तो बदनाम होएगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, ही विल बी लायबल फॉर दैट, ही विल बी लायबल फॉर दैट। अब ये अलग से बात है, मैं इस पर नहीं डिस्कस करूंगा। मैंने बताया था जब हम लोग इंडियन पिनल कोड पढ़ रहे होंगे, जो लोग होंगे यहाँ पर इंडियन पिनल कोड वाले, मैंने बताया था कि वहां पर डॉली इन कैपेक्स का कॉन्सेप्ट होता है इंडियन पिनल कोड के अंदर। याद होगा आप लोगों को, कितने साल तक की आयु के बच्चों को इंडियन पिनल कोड अपराधी नहीं मानता है, या मानता है कि उसने ऑफेंस नहीं किया है? सेक्शन 82 83 याद है किसी को? 7 ईयर्स, यानी 7 ईयर्स से ऊपर की अगर आयु है तो मानेंगे कि हाँ उसने अपराध किया है, यानी हम समझ सकते हैं कि ऑफेंस कर सकता है वो।
लेकिन कुछ एक्ट ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा भी अपराध कर सकता है। आईपीसी में ये कहीं नहीं कहा है, ठीक है, ये रेलवे एक्सेप्शन एक्ट। है। यही पूछते हैं क्या सर? रेलवे एक्ट सर। हाँ, रेलवे एक्ट। तो जो लोग आईपीसी की क्लास में थे उनको पता है। अब जिनको ऐसे पता होगा, खुद से पढ़े या कहीं से सुने तो अलग चीज है, लेकिन मैंने ये बाकायदा शेयर किया हुआ है कि इंडियन पिनल कोड के लिए, यानी आईपीसी में जितने अपराध दिए गए हैं उसके लिए 7 साल की आयु होना जरूरी है। नहीं तो दूसरे एक्ट के अंदर 7 साल से नीचे का भी बच्चा अपराध कर सकता है, ये बात भी जान लीजिए। खैर, कमिंग टू द सर नेक्स्ट सिर्फ पॉइंट। रेलवे एक्ट में और कुछ एक्ट में सर है? क्या सर? सर सिर्फ रेलवे एक्ट में है ना, और कोई नहीं, एक्ट भी जहां है? है वहां पर मैंने बता दिया है। कमिंग टू द पॉइंट, अब हम लोग बात करें माइनर्स के। तो माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले उसको अग्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अग्रीमेंट ही रूट है, अग्रीमेंट से ही सारी कहानी बनेगी, ऑफर बनेगा, एक्सेप्टेंस, ये सब होना है। सो नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि अगर माइनर किसी दूसरे माइनर से भी ये एग्रीमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता? दो बच्चे आपस में एग्रीमेंट कर नहीं सकते क्या? और एक माइनर मेजर से भी एग्रीमेंट कर सकता है, जो हमको 99% केसेज में, क्या है, मैं कहूं 99.9% केसेज में यही सिखाया जाता है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है यही हम लोग सीखते हैं, यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे भी मेन तो एग्जाम ही रहता है, नॉलेज की बात बाद में करते हैं लोग, ठीक है। सो नंबर 1, नंबर 2, माइनर माइनर अग्रीमेंट कर सकता है कि नहीं, वो करे ना करे वो अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लीगली क्या, लीगल पोजीशन में नहीं बोल रहा हूं भाई। दो बच्चे आपस में एग्रीमेंट तो कर ही सकते हैं, बोलेंगे उनको क्या पता इलीगलिटी क्या होती, बट दे कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। नाउ उसी तरीके से माइनर और मेजर भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि माइनर के द्वारा किए गए अग्रीमेंट का इफेक्ट क्या होगा या नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। यानी अगर माइनर माइनर अगर अग्रीमेंट करने पर आ जाएं तो ये अपने आप में बिल्कुल जीरो होगा, वॉइड होगा, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं पता, दुनियादारी की इनको समझ नहीं है, ऐसा लॉ मानता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके पास नहीं है, हो सकती है भाई, हो सकती है। वो दुकान के बैठकर, गल्ले पे बैठ के अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग का कान काट लेते हैं। ये मत बोलना कि बच्चों को अकल नहीं होती, भाई मैंने देखा है। जब ये जियो नहीं आया था तो साइबर कैफे खोल खोल के बच्चे, राजस्थान के बच्चे खास करके, राजस्थान गुजरात वहां के बच्चे तो भाई बिजनेस में मास्टर होते हैं। वो 10वीं पढ़ा हुआ लड़का नहीं था, 10वीं पास भी नहीं था कायदे से, लेकिन साइबर कैफे में बकायदा टाइम देखना जानता था कि अच्छा आधा घंटे हो गए, चलिए सर खाली कीजिए। अगर गलती से बैठ गए, इंटर बटन टच कर दिया तो सर आपके 10 रुपए बन गए, मांग लेगा वो आपसे। तो वी कैन नॉट से कि माइनर को अकल नहीं होती, माइनर को अकल होती है। लॉ मानता है कि अकल नहीं होती है, तो लॉ के मानने न मानने से भी फर्क पड़ता है। सो माइनर माइनर के बीच के अग्रीमेंट को लॉ कहता है कि कुछ नहीं होता, जीरो होता है, वॉइड होता है, शून्य होता है। अब सवाल ये उठता है कि माइनर अगर मेजर के साथ अग्रीमेंट करे तो क्या होगा, ये भी तो क्वेश्चन है। माइनर अगर मेजर के साथ अगर अग्रीमेंट करे तो क्या होगा। सो नाउ द पॉइंट हियर इज, इसी को हम लोग कहते हैं टेक्निकल टर्म में नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट। यानी अगर माइनर अग्रीमेंट करे तो उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है। पॉइंट बड़ा क्लियर है। हम माइनर के अग्रीमेंट को सीधे आंख बंद करके वॉइड बोल क्यों देते हैं? हमने ये कैसे कह दिया? एनीबॉडी कैन टेल मी द रीजन। मैं भी कहता हूं, हर कोई कहता है कि सर माइनर के साथ हुआ अग्रीमेंट या माइनर का अग्रीमेंट का जो नेचर होगा वो वॉइड होगा। क्यों ऐसा कह देते हैं सर? हाउ, ऑन व्हिच बेसिस, किस बेसिस पे कहते हैं, व्हाट बेसिस वी कैन से? एनीबॉडी कैन गिव मी द आंसर। किसी को लगता है कि आंसर है आपके पास तो बता सकते हैं, तो बताइए। सर माइनर अगर इमेच्योर होगा अंडरस्टैंडिंग में, हाँ हाँ, तो वो नहीं जानता है कि उसका एक्ट्स क्या है, उसका कंसिक्वेंस क्या है। अच्छा ठीक है। तो हाँ। और कोई रीजन नहीं है? हम क्यों कह देते हैं ये? हम मतलब कॉलेज देश से हमें ये सिखा दिया गया, तोते की तरह रट गए हैं, लेकिन कॉलेज वाले प्रोफेसर लेक्चरर क्यों ऐसा सिखा देते हैं?
कि माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट को हम वॉइड बोलेंगे। क्यों कहते हैं सर, क्यों? क्यों का आंसर है आप में से किसी के पास भी, कि बस हमने भी रट लिया है? ये नेचर की चीज तो है नहीं, ध्यान से समझिएगा, नेचर की चीज नहीं है। नेचर का क्यों का आंसर नहीं है। अब अगर कोई पूछे कि सर धरती गोल क्यों है, तो भाई मेरे पास तो आंसर नहीं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के पास भी नहीं। इसमें जैसे कोई भी एग्रीमेंट के लिए उसके कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज का ये एक एसेंशियल वो है सर, ही मस्ट बी मेजर सर, नॉट माइनर। वो ठीक है सर, बट ये क्यों सिखाया जाता है सर? बस मैं क्यों का आंसर जानना चाह रहा हूँ। और कोई एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? अगर आप में से किसी को लगता है कि आंसर दे सकते हैं तो दीजिए। बोलिए मैडम, हैंड रेज किया मैडम ने। सर माइनर के साथ एग्रीमेंट करने पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता है। तो ये कहाँ लिख दिया इन्होंने? सर एक्ट में लिखा हुआ है, बताइए कहाँ इंडियन पर लिखा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। है? तो कहाँ पर कोई सेक्शन अगर आपके नॉलेज में है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। सर सेक्शन 63 और 64 में है। 63 और 64 में है। अच्छा ठीक है, तो 63 और 64 आपके हिसाब से क्या कहता है? लीजिए आपके लिए मैंने 63 भी ओपन कर दिया, 64 भी आ गया आपके सामने। इसी में है ना मैडम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताइए और कोई। क्यों कहते हैं कि सर ये माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड है? आंसर सबके पास है सर कंपीटिंग टू पार्टीज नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉर्म करने के लिए, ओके। और उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है सर। उससे जो डैमेजेस होगा वो रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये सब तो मैडम कॉन्सिक्वेंसेज है, आप जो बता रही हैं सही कह रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत कह रही है, लेकिन द पॉइंट हियर इज कि ये सब तो कॉन्सिक्वेंसेज है कि हाँ डैमेज होगा तो उसको क्लेम नहीं कर सकते, ये सारी चीजें तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बाकियों का क्या? सर मेरे पास तो यही आंसर था। नहीं ठीक है, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कह सकते कि ट्राई नहीं किया। जो नहीं बोल रहे हैं उसे तो अच्छा ही कुछ तो बोल रहे हैं ये तो सही बात है। हाँ जी, आंसर सबके पास है। अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आप भी सोचेंगे सर ये क्या मजाक है सर। आंसर लेकिन सबके पास है, सबके पास है, एवरीबॉडी हैज द आंसर। दस सेकंड और दे देता हूँ, 20 सेकंड, सोचिए, देखिए, समझिए, दिमाग लगाइए, जुडिशियल माइंड अप्लाई कीजिए। क्या सर नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट वाइड होगा, मतलब क्यों वाइड होगा, ये वाला क्वेश्चन है? यस मैडम, यही क्वेश्चन है सर एक तो फर्स्ट फैक्ट ये है कि कॉम्पिटेंट वाली जो बात आती है इसके अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने एक कॉम्पिटेंट का 18 फिक्स कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस। सेक्शन 11 सर बताती है, सेक्शन 2, 10, 11 ये 2, 10, 11 competition ठीक है, 2, 10, 11 ठीक है सर, बताइए सर क्या बताती है? ये कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी की बात करती है सर। माइनर के साथ अगर कोई आप कॉन्टेक्ट करोगे तो वो वॉइड हो जाएगा। कहाँ लिखा है सर वॉइड हो जाएगा? आपके सामने मैंने तो निकाल दिया है सर। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड सर, सेक्शन 11 में सर। एज को लेकर के जो मेजोरिटी एक्ट है ना वो 18 वाला, और वो एक एक्ट नहीं बना एज को लेकर के, उसके अकॉर्डिंग फिक्स किया गया सर। इसमें कह रहा है सर कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट ए माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ओके, क्या शैलेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोग की आवाज नहीं आ रही है? मैंने तो बोल दिया था उस टाइम। बोल दिया। देखिए सर, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड क्या है, लिखा है या नहीं लिखा है? व्हाट इज दिस? ये टर्म क्या है सर? माइनर। और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए। अब कुछ नहीं है सर, सेक्शन 11 में आंसर है। इसमें कहीं पर आपको माइनर वर्ड मिल गया क्या? देखिए तो ध्यान से एवरीवन, सेक्शन 11 के अंदर कहीं, ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन है सर, घुमाने वाले आपको। सेक्शन 11 के अंदर कहीं पर माइनर वर्ड है तो बताइए मेरे को, आई एम वेटिंग। नो सर। सर जब माइनर है ही नहीं तो फिर माइनर के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? कभी टीचर से हम लोगों ने पूछा ही नहीं। हाँ
सर मेरे पास एक्चुअली जो बेयर एक्ट है ना वो सर 2015 का है, वही सर उसमें वो कमेंट्स दिए गए हैं, उसमें लिखा गया है सर। नहीं ठीक है, कमेंट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सीधे सेक्शन पे जा रहा हूँ। कमेंट तो राइटर के होते हैं सर, ऑथर के होते हैं, या तो किसी केस लॉ से निकालता। कमेंट्स जो भी हैं बहुत से लोग, आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए शेयर कर रहा हूँ कि जो कमेंट्स होते हैं बेयर एक्ट्स के अंदर वो ऑथर के अपने तरफ से होते हैं। ऑथर क्या करते हैं, किसी केस के अंदर कहीं डिस्क्राइब हुआ होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होगा, तो वहां पर बड़ा सीधा सा सिंपल सा आंसर था सर, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था। मोहरी सवाल भी ये था, केस है सर। हाँ सवाल ये था बड़ा सीधा सा कि सर कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ किया जाता है वो क्यों वॉइड हो जाता है। सर सीधा सा फंडा आंसर ये है, बहुत सीधा सा आंसर ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंसी के बारे में सेक्शन 11 बात करता है। कौन सा बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन सा बंदा नहीं कर सकता है, इसकी कॉम्पिटेंसी का जिक्र सेक्शन 11 करता है। और सेक्शन 11 के अंदर माइनर वर्ड है ही नहीं सर, देयर इज नो माइनर, देयर इज नो वर्ड माइनर एज सच इन सेक्शन 11। ये सिंपल कहता है सर मेजॉरिटी, मेजॉरिटी तो माइनर बैठा ही नहीं, तो माइनर कॉम्पिटेंट हो ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। When the term minor is not provided by the legislature under section 11, then how we can say sir minor is competent to contract और minor के साथ किया गया ये वाइस वर्सा उल्टा करके हम लोग बोल देते हैं कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ये रट गए हैं सर, रट गए हैं। जो हम लोग रटते हैं ना तो उसको पूछिए लॉजिक से कि सर क्यों कहते हैं, व्हाई। तो इसका आंसर यहां पर छुपा हुआ है। ये यूपीएससी में जैसे नहीं क्वेश्चन पूछते हैं सामने से, वही कि कौन सा फिंगर को हम लोग खा जाते हैं, तो बोलते हैं लेडीज फिंगर को खा जाते हैं, तो वही वाली चीज यहाँ पर देखिए मेजॉरिटी लिखा है, तो यहाँ माइनर शब्द लिखा ही नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट था, बहुत सिंपल सा। चलिए अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट का नेचर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, वो सब ये समझिए। अब क्यों होता है वो तो खैर धीरे धीरे समझ जाएंगे। पहला पॉइंट, माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट का जो नेचर होता है वो वाइड होता है। सो माइनर्स अग्रीमेंट इज वाइड, माइनर्स अग्रीमेंट इज वाइड। नंबर टू क्या होता है, माइनर के लिए एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि माइनर के मामले में स्टॉपल का कॉन्सेप्ट भी अप्लीकेबल नहीं होता है। यानी बच्चा है कुछ भी बोल सकता है, पल में कुछ बोलेगा, अभी बोलेगा मम्मी के साथ रहूंगा, कुछ देर बोलेगा पापा के साथ रहूंगा। बच्चा कुछ भी बोल सकता है, ही कैन डू एनीथिंग, उसको आजादी है कुछ भी बोलने की। सो नाउ द पॉइंट हियर इज नो स्टॉपल। स्टॉपल का कॉन्सेप्ट जो है, नो स्टॉपल का जो डॉक्ट्राइन है वो माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये भी समझ लीजिए आराम से। नंबर 3, माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट का प्रकृति, नेचर क्या है, डॉक्ट्रीन ऑफ, अब ये मैं बताऊंगा आगे, डोंट वरी, डॉक्ट्रीन ऑफ रेस्टिट्यूशन, डॉक्ट्रीन ऑफ रेस्टिट्यूशन applies in accordance with the specific relief act, in accordance with SRA का मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। देखिए जो रेस्टिट्यूशन है आपको पता ही हो ना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वर्ड तो हम लोगों ने सुन ही रखा है। मतलब जो पहले था उसी पोजीशन में बाद में लाना, यानी जो चीज पहले थी उसको उसी मोड में वापस लाना। सो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन यहां अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलें तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी बच्चे ने कुछ कहा है, किसी माइनर ने कोई बात कही है, तो माइनर को उस काम को, उस बात को पूरा करने के लिए कहना चाहिए। तो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि भैया जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, जो माइनर होते हैं, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा इस बात के लिए कि वो किसी तरह का कोई फ्रॉड वगैरह करें और उसका वो बाद में एडवांटेज वगैरह ले। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, 1 बाय 1। अभी आइए चौथे पॉइंट पर, जो हमारा माइनर का अग्रीमेंट होता है उसका 4th पॉइंट समझिए, नो ratification of minors agreement।
नेक्स्ट पॉइंट जो निकलेगा, पॉइंट नंबर 5, इट सिंपली सेज माइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है टू ए कॉन्ट्रैक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं एक टर्म में बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, द 6th पॉइंट, नो लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी in contract or tort arising out of contract, arising out of contract। अभी तक जो पॉइंट्स मैंने लिखे, देयर आर 6 पॉइंट्स, और इन 6 पॉइंट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। यानी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि माइनर के साथ अगर कोई बंदा अग्रीमेंट कर ले तो माइनर के अग्रीमेंट की प्रकृति क्या होगी। कहता है कि अगर माइनर के साथ कोई बंदा अगर अग्रीमेंट करता है तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। उसके अलावा माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट में माइनर के अगेंस्ट में स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। इसके अलावा माइनर के अग्रीमेंट का कोई रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा माइनर के साथ अगर कोई अग्रीमेंट करता है तो उस अग्रीमेंट में सिर्फ और सिर्फ माइनर के बेनिफिट की बात होगी, मेजर पर्सन के बेनिफिट की बात नहीं होती है। सो माइनर कैन बी बेनिफिशियरी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, और इसी को हम कहते हैं बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कॉन्ट्रैक्ट के मामले में माइनर के लिए कोई लाइबिलिटी पैदा होती ही नहीं है। सो नो लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी तरह की कोई भी लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में अराइज नहीं होती है। तो ये सारे जो हैं पॉइंट्स, ये क्या है, बेसिकली माइनर के अग्रीमेंट के नेचर को बात करते हैं। नाउ चलिए 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे थे लास्ट डे, उसमें सबके आंसर धीरे धीरे आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई एक माइनर अगर सिनेमा हॉल पर जाता है, थिएटर में, वहां जाकर के टिकट परचेज करता है, तो टिकट परचेज करने के बाद जो टिकट जो बेचने वाला है वो उसको टिकट देगा कि नहीं देगा? दे देगा, और वो लेके आ सकता है। और वो टिकट के बीच जो उसके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉट एवर इट में बी, वो क्या हो जाएगा, वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका आंसर आपके सामने है। तो चलिए 1 बाय 1 पहले समझते हैं। अभी से मोहरी बीवी का केस मैं नहीं डिस्कस करूंगा। मैं मोहरी बीवी का केस आपको जो जरूरी चीजें हैं वो बताऊंगा, यानी कि पूरे मोहरी बीवी के पीछे ही पड़ जाएंगे हाथ धो के, ठीक है? क्योंकि कॉलेज टाइम से मोहरी बीवी धर्मदास घोष, मोहरी बीवी धर्मदास घोष। हाँ, किसी को नहीं पता है तो बोलिएगा, मैं खुद के बोल रहा हूँ। अगर किसी को सच में नहीं पता है कि मोहरी बीवी धर्मदास घोष क्या है तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं है सर, ब्रीफ कर देना, ठीक है, क्या सर? पता मेरे को नहीं नहीं है पता है सर, बता देना, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर देना। हाँ नहीं, ठीक है, मैं रिवीजन करा दूंगा, मैं ओके, नो डाउट। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं रिवीजन करा दूंगा, ये नहीं कि पूरा छोड़ ही दूंगा। मतलब उसमें डिटेल में जितना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो उसका जो लीगल फैक्ट है, जो लीगल पॉइंट है, वो मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, ये नहीं करूंगा छोड़ दूंगा, ठीक है? चलिए अब आते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले पॉइंट पे लेते हैं क्या है। अब आया माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड, यानी कि इस बात को बार बार मैं लिखूंगा ताकि आपको बार बार याद हो जाए, ठीक है? तो ये मत बोलिए कि सर रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि बार बार दिखेगा कोई चीज तो याद होता है। जैसे टीवी पर दिखते हैं ना, ठंडा मतलब कोका कोला, बचपन से आज तक नहीं भूला, तो वही चीज याद रहती है। सो माइनर्स अग्रीमेंट, ये क्या होगा, वॉइड होगा। और ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि माइनर्स अग्रीमेंट वॉइड होगा, ये क्या है, माइनर्स अग्रीमेंट का नेचर, माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट का नेचर, उसकी प्रकृति, ये यहां पर डिस्कस कर रहा है। तो ये क्या होगा, वॉइड, शून्य। नाउ सी, क्यों होगा,
उसका भी आंसर मैंने दिया, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास केस है। देखिए क्या होता है, इसके लिए फैक्ट आता है कहां से, मोहरी बीवी के केस से। लेकिन मोहरी बीवी का केस मैं थोड़ा डिस्कस करूं उसके पहले जो जरूरी चीज है उस पर आइए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 11 है जो ये कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी बात को उसके मीनिंग के साथ समझना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है यानी भारत के कानून के तहत अगर कोई आदमी भारत में आकर के किसी तरह का कोई संविदा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कानून, इंडिया का कानून ये कहता है, भारत का कानून ये कहता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उसकी हमने एक लिस्ट बकायदा दे दी है, एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब उसके पॉइंट के हिसाब से उन्होंने साफ साफ खुद ही कह दिया है कि यहां पर सेक्शन 11 के हिसाब से हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, यहां पर क्लियर कहा है, ध्यान से देखिएगा तो आपको सब कुछ दिखेगा। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज ए सब्जेक्ट। सो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज, यानी हर एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एवरी पर्सन का मतलब क्या होगा फिर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म? कमेंट्री बुक्स जब आप पढ़ोगे तो यही सब चीजों का मतलब निकलता है और इसको समझना होता है। एवरी पर्सन, अब यहां से 50 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन भी निकलेंगे, आप सॉल्व करके आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, हर एक वो पर्सन जो एज ऑफ मेजॉरिटी के लिए है, जो एज ऑफ मेजॉरिटी के अंदर आता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। और यहां पर ध्यान दीजिए फुट नोट नंबर 3 है। व्हाट इज दैट फुट नोट नंबर 3? देखिए यहां पर खुद ही इन्होंने लिखा हुआ है, तो इस चीज पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं सर। अब आप बोलेंगे ना कि सर हमें तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट पढ़ा दिया गया। क्यों सर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के पीछे क्यों पढ़े हम? अरे भाई इंडिया के अंदर कहा जाता है कि रफली मोर देन 20,000 लॉज हैं, 20,000 एक्ट्स हैं रफली। तो मैं आपको सारे लॉ के छोड़ करके इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के पीछे क्यों पड़ गया? हैव यू एवर थिंक अबाउट दिस? या आपने कभी सोचा, या कोई टीचर आपको क्यों बता रहा है कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से पढ़िए? क्योंकि सर सब कुछ दिया है, टीचर देख लेते हैं, आपको बताते हैं या नहीं बताते, तो अलग चीज है। यहाँ देखिए आपको ये चीज देखनी है, यहाँ पर देखिए फुट नोट नंबर 3 है, तो फुट नोट नंबर 3 खुद कह रहा है कि भैया आपको जो देखना है वो यहां से देखिए, इस एक्ट से देखिए। और यहाँ लिखा भी है सी द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। ये पागल थोड़े है सर, सी लिखा है, हर एक शब्द का मतलब है सर। अरे सर अगर भूख ना लगे ना तो आदमी खाना बनाने के लिए मेहनत ना करे। तो आपको क्या लगता है ये सब जो टाइप करने के लिए जो बैठा होगा बंदा कभी किसी टाइम पर, वो टाइप करने के लिए इतना मेहनत करेगा? कोई नहीं चाहता मेहनत करना। सो क्यों इंडियन मेजॉरिटी एक्ट शामिल हुआ, क्यों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया? सारे फसाद की जड़ यहीं पर लिखी गई है, जो कि मेजॉरिटी होगा। लेकिन यहां पर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ही का मतलब कौन है? जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट का मतलब अधीन, अधीन होना, के अधीन। ही इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब के अधीन, किसके अधीन है वो? और यहां पर बता दिया खुद फुट नोट डाल करके कि भैया इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन 3 के वो अधीन है। ये खुद कह रहा है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में जाके देखेंगे तो सेक्शन 3 के वो अधीन है। इसीलिए इंडियन मेजॉरिटी एक्ट हम लोगों ने पढ़ा, कारण मैंने आपको इसके पीछे का बता दिया। अब एक दूसरा चीज समझिए ध्यान से, कहते हैं कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट। एवरी पर्सन वर्ड पर जरा फोकस करिए, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, एवरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरी पर्सन? एवरी पर्सन का मतलब तो होता है कोई भी आदमी जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से बड़ा हो। तो पर्सन का मतलब तो सर कंपनी भी होता है सर। आई एम राइट और रॉन्ग, यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पर्सन? कोई बताएगा जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पर्सन? कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ एसोसिएशन। वेरी गुड। तो क्या सर कंपनी और एसोसिएशन के केस में कंपनी का 18 साल का एज लिमिट पूरा होना जरूरी है क्या?
वैसी कंपनी जिसने 18 साल की आयु कंप्लीट कर ली है, वही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है। कभी आपको किसी टीचर ने ऐसा बताया है क्या? कहीं आपने ऐसा पढ़ा है क्या? नहीं सर। तो पढ़िए सोचिए, समझिए। मैंने तो नहीं लिखा, जो है आपके सामने इंटरप्रिटेशन। क्या कोई कंपनी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के नियम के हिसाब से हो सकती है क्या? अब सर आप ही खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, सर नहीं होगी। तो जब आप खुद देखते हो सर ये एवरी पर्सन में क्या होगा सर, तो एवरी पर्सन में आप खुद ही डेफिनेशन दे रहे हैं सर। एवरी पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन जो हमारे आपके जैसे हैं, जो धरती पर पैदा होते हैं, इंसान जिसको पैदा करता है, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब वो भी, सॉरी, पर्सन का मतलब वो भी होता है जो कंपनी होती है, कॉर्पोरेशन होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। जैसे एयरटेल है, रिलायंस है, दोनों कंपनी है, तो वो दोनों भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में। आपका फेसबुक एक कंपनी है, अब तो फेसबुक का नाम बदल गया ना, कुछ और नाम हो गया उसका, मीटा सर, मीटा हो गया, राइट। तो फेसबुक एक कंपनी है, गूगल एक कंपनी है। चलिए छोड़िए वो सब बाहर की कंपनी, इंडिया की बात करते हैं। रिलायंस और एयरटेल इंडिया की कंपनी की बात करते हैं। रामदेव बाबा की भी एक कंपनी है, वो अनरजिस्टर्ड, और एक रजिस्टर्ड भी है, वो सोयाबीन वाली, क्या, रुचि सोया सर। तो पर्सन है ना सर, तो फिर उसके लिए तो क्या लगेगा, क्या वेदर, कभी इसको सोचिए सर कि एवरी पर्सन का मतलब क्या कंपनी होता है। और अगर एवरी पर्सन का मतलब सर कंपनी होता है, तो क्या कंपनी इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट? क्या किसी कंपनी के ऊपर भी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा कि नहीं? इसमें तो कोई बात कहा ही नहीं है सेक्शन 11 ने। कहा है क्या सर कभी? इज इट सो? मैंने पहले बोला था, इसका मैं रूट और फ्रूट सब बता दूंगा। जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो भी आप सोचेंगे इसके बारे में, जो आपने सुना भी नहीं होगा वो भी सुनेंगे इसके बारे में। क्योंकि लोगों ने किया क्या, बैठ के बस पढ़ा है, पूरे कोविड में बैठ के पढ़ा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाएंगे। आ रहा है पॉइंट, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, कभी कंफ्यूजन हो रहा है? क्या लगता है? चलिए जरा थोड़ा आप लोगों का व्यू जान लें। आप लोगों ने पढ़ाई करी है कॉलेज डे से, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा सर, सुना ही होगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एवरी पर्सन? जल्दी से थोड़ा थोड़ा बताइए, फिर मैं तो अभी चलूंगा ही अपने धुन में। यस, एनीबॉडी? सर इट्स टॉकिंग अबाउट नेचुरल पर्सन सर। मेजर पर्सन? नेचुरल पर्सन सर, क्योंकि कंपनी एसोसिएशन भी नेचुरल पर्सन ही चलाती है ना। तो कंपनी और एसोसिएशन नेचुरल पर्सन चलाते हैं, तो क्या कंपनी और नेचुरल पर्सन दोनों सेम होता है? मैडम मैंने एक कंपनी खोल दी है, तो मैं और मेरी कंपनी दोनों सेम है क्या? अलग अलग है सर। जब अलग अलग है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। जब दोनों अलग अलग है तो फिर बात ही खत्म हो गई ना मैडम। हाँ यस सर। अब बताइए जल्दी से, क्विक थोड़ा सोचिए। मैं आप लोग को इसलिए बहुत मौका देता हूं कि आप लोग इस टॉपिक के साथ जितना अप्लाई कर सकते हैं, जुडिशियल माइंड अप्लाई करना सीखिए। हर जगह टीचर नहीं रहता है, इंटरप्रिटेशन करना सीख जाइए। यस अगर सर। खराब से खराब परिस्थिति में भी अगर नहीं आंसर आ रहा है, तो आंसर कैसे लिख करके आए कि नंबर मिल जाए, ऐसे पोजीशन में रहिए। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, इन केस, तब की बात कह रहा हूं। हाँ बोलिए। नो आंसर, हाँ जी बोलिए। सर नेचुरल पर्सन ही है यहाँ पे, और कोई मतलब नहीं निकलता इसका। यहाँ पे कंपनी एसोसिएशन का मतलब नहीं निकलता सर। ये सारे सभी लोग हैं, बट उसमें जो लोग होंगे वो नेचुरल पर्सन होंगे, लेकिन सर इंक्लूड होंगे सब। देखिए कुछ नहीं है सर, बहुत सिंपल है, आप लोग सीखिए इंटरप्रिटेशन करना। एवरी पर्सन का मतलब सर बिल्कुल होगा नेचुरल पर्सन, कोई डाउट नहीं है। मतलब पर्सन का मतलब होगा नेचुरल पर्सन, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें भी कोई समस्या नहीं कि सर ज्यूरिस्टिक पर्सन होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्यूरिडिकल पर्सन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी होगा, ये सब में कोई दिक्कत नहीं, टीसी में कर देता हूँ। सिर्फ एक्सेप्शन कहां पर है सर, कि जहां पर हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट लगता है, यानी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जहां पर लगेगा 1875 का, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन के ऊपर लगेगा, बस सीधा सा आंसर है।
और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट का जो एप्लीकेशन होता है किसी कंपनी के ऊपर ना हो करके या जुरिडिकल पर्सन के ऊपर ना हो करके, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कभी मर्डर नहीं करती है सर। इंडियन पिनल कोड के तहत आपने आज तक नहीं सुना होगा, लगभग 100 साल से ऊपर हो गया, 1860 से हमारा लॉ बना हुआ है आईपीसी, तो मोर देन 200 ईयर्स हो गए। तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी कंपनी को फांसी पर लटका दिया गया, कंपनी को, कि बंदे ने मर्डर किया है इसीलिए उसको फांसी पर चलो लटका देते हैं, ऐसा आपने कभी सुना है? एप्लीकेबिलिटी का फर्क हो गया ना सर, जैसे टीपीए है वो बिल्कुल। इस पे लागू होगा हाँ, और ये नहीं होगा। इंडियन मेजोरिटी एक्ट सिर्फ नेचुरल पर्सन के रिगार्डिंग होगा सर। बिल्कुल। तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट का जो एप्लीकेशन है वो नेचुरल पर्सन के साथ नहीं होता है, सॉरी, नेचुरल पर्सन के साथ होता है, कंपनी और इसके मामले में नहीं होता। बस इतना समझना है, ठीक है। चलिए, अब यहां तक समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर एवरी पर्सन वाला पॉइंट भी आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर मतलब समझ में आ गया कि कंपनी हो तो भी ठीक है, पर्सन है तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जहां पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट जो फुटनोट नंबर 3 दिया है उसके लिए नेचुरल पर्सन ही लगेगा और कोई नहीं दूसरा तीसरा लगेगा, ठीक है। नाउ अब आइए सीधे सीधे मुद्दे पर। मुद्दा अब क्या है सर कि हमें समझना क्या है कि माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड होता है। तो वॉइड होता क्यों है, ये कहा गया कि अग्रीमेंट वॉइड होगा, क्यों होगा? इसके पीछे जो रूट है वो रूट आता है क्या, कहा गया है कि मोहिरी बीबी का केस है। ये सबको पता है कि मोहिरी बीबी का केस है, लेकिन ये प्रिवी काउंसिल का केस है। ये प्रिवी काउंसिल ने 1903 में, यह सोच लीजिए प्रिवी काउंसिल के जो जजेज होंगे उस जमाने के कितने चतुर रहे होंगे, क्या दिमाग लगाया होगा कि आज तक हम उनके आगे नतमस्तक हुए बैठे। हिम्मत नहीं हुई किसी को भी कि हाँ इसका बात काट दें, आज तक कोई काट नहीं पाया। लॉर्ड मैकॉले की बात को पूरा का पूरा कोई काट नहीं पाया अभी तक। लॉर्ड मैकॉले के पास क्या दिमाग रहा कि 200 साल तक उसके दिमाग को कोई टच नहीं कर पाया, छू नहीं पाया। सो सिमिलरली प्रिवी काउंसिल 1903 में उनके पास एक केस गया था जिसका नाम था मोहिरी बीबी। अच्छा, आप सबने पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगा जरूर। धर्मोदास घोष, जिन्होंने पढ़ रखा है जरूर, धर्मोदास घोष, ठीक है। इसका जो साइटेशन मिलता है 1903 के किसी 30 वॉल्यूम आईए लिखा हुआ है, तो मैंने आईए लिख दिया, 114 पीसी लिखा हुआ। आई डोंट नो आईए क्या है, कोई रिपोर्टर हुआ करता होगा, आई हैव नो आइडिया। तो जो चीज मुझे पता नहीं उसके लिए मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये तो नाम से ही काफी है, इतना चल जाएगा आपको। ओके, मोहरी बीबी और धर्मदास घोष में कौन है माइनर है? एनीबडी कैन टेल मी द माइनर पर्सन, कौन है माइनर, कौन है इन दोनों में? धर्मदास सर। बिल्कुल ठीक। सो धर्मदास, धर्मोदास घोष, ये सर वैसे अंदाजे से बताया मैं, क्योंकि नाम उसका मोहरी बीवी तो मैंने पढ़ा नहीं है सर केस के। ठीक है, ये प्लेंटिव था भाई साहब और ये माइनर यही था, ठीक है। दिस वाज द पर्सन जो माइनर था, बाद में केस पहुंचते पहुंचते प्रिवी काउंसिल तक ये मेजर हो गया। और दूसरी महिला थी मोहिरी बीबी, मोहिरी बीबी, ठीक है। अब ये थी डिफेंडेंट। पहले आराम से समझिए, अब कहानी क्या है उसको भी, चलिए बहुत लोगों ने कहा है कि नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड में क्लियर करूंगा। और जो डाउट होगा बिल्कुल बिंदास तरीके से पूछ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा एक बार, दो बार, तीन बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। नाउ मुद्दा ये है कि जो भाई हमारे धर्मदास घोष है, मैं उनको शॉर्ट में डीजी कह देता हूँ, डी घोष कहता हूँ, ठीक है, डी घोष। तो ये जो हमारे डी घोष साहब हैं, ये जब माइनर थे, व्हेन ही वाज माइनर, जब ये माइनर थे तब की बात है, तब इन्होंने एक प्रॉपर्टी, इनके पास कोई प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अचल संपत्ति, टीपी एक्ट वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई थी, जो इन्होंने मोहिरी बीवी के फेवर में किया था। लेकिन मोहिरी बीवी भी वास्तव में वहां पर नहीं थी, एक बंदा है जिसका नाम है ब्रह्मदत्त, BRAHMO, ब्रह्मोदत्त। ये जो पर्सन था ब्रह्मदत्त, कौन था? ये जो बोलते थे ना सूदखोर महाजन, इसको बोलते हैं मनी लैंडर, इंग्लिश में बोलते हैं मनी लैंडर, ठीक है जी, ये मनी लैंडर था। सो ये धर्मदास घोष भाई गए यहाँ पर ब्रह्मदत्त के पास, मनी लैंडर के पास, और अपना जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी यहाँ पर दी। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनिएगा, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन
ये पर्सन जो है मनी लेंडर के पास गए और उनको बताया कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी क्या करनी है, गिरवी रखनी है और मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। मजेदार बात क्या है कि जो ब्रह्मदत्त साहब थे वो उनको पता था कि जो बंदा अपना धर्मदास घोष है ये माइनर है। तो सबको पता होता है ना कि बच्चे हैं तो चलो फायदा उठा लेते हैं, सब कोई बोलता है बच्चे हैं बच्चे हैं। सो अगर कोई बच्चा है तो फायदा उठा लेते हैं। उस चक्कर में जो हमारे ब्रह्मदत्त साहब हैं उन्होंने कहा ठीक है चलो, उसके साथ डील हो गया, कुछ उधार जो था लोन वोन उन्होंने दे दिया ना। वो अब समस्या कहां पर आ गई वो समझिए। समस्या यहां आ गई कि जो ब्रह्मदत्त साहब थे इन्होंने लोन तो दे दिया, धर्मदास घोष ने लोन भी ले ली। अब जब धर्मदास घोष का ये कहना था कि मैंने लोन चुका दिया है और लोन चुकाने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को वापस कर नहीं रहा है। दिस इज द पॉइंट। मेरी जो प्रॉपर्टी जिस पर मैंने लोन लिया था, जिसके अगेंस्ट में मैंने लोन लिया था, उस प्रॉपर्टी को हमारे ये ब्रह्मदत्त साहब है जो रिटर्न नहीं कर रहे। सो ये धर्मदास घोष साहब क्या करते हैं, एक केस फाइल करते हैं। डी घोष साहब जो हैं ये केस फाइल करते हैं इसके खिलाफ, ब्रह्मदत्त के साथ बी दत्त कर देता हूं, बी दत्त के अगेंस्ट में केस फाइल करते हैं। अब इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट उस समय लिया। सोचिए उस समय के जो एडवोकेट थे और कितने चतुर थे। उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त उस समय प्ली लिया। धर्मदास घोष ने कहा कि व्हेन ही वाज अ माइनर, जब ये बंदा माइनर था तब देयर वाज ए प्रॉपर्टी जिसको कि मैंने मॉर्टगेज किया था। अब चूंकि मैं माइनर था, मैंने कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करी थी, तो अगर हम देखें हमारा सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहां पर तो माइनर शब्द है ही नहीं, माइनर वर्ड इज नहीं है। मैंने पहले ही इसलिए आपको दिखा दिया कि देयर इज नो माइनर वर्ड एज सच, तो कोई माइनर वर्ड तो है ही नहीं सर। तो सर जब माइनर है ही नहीं, और मैं जिस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जब मैंने प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, उस समय में सर माइनर था और माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। इसीलिए जो मॉर्टगेज के तौर पर मैंने जो प्रॉपर्टी इनको दी थी, वो प्रॉपर्टी तो वास्तव में कोई मॉर्टगेज होने के बाद भी उनके पास गई नहीं। मीनिंग देयर बाय व्हेन द मॉर्टगेज वाज एग्जीक्यूटेड बाय हिम, मॉर्टगेज वाज वॉइड। मॉर्टगेज क्या हो गया, पूरे जो होल ट्रांजेक्शन है वो जीरो है, वॉइड है, इनऑपरेटिव है। उसको क्या कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। नाउ केस चल रहा था। बाय द टाइम की जब ये मैटर चलता, अपील में गया मैटर। अपील जाते जाते ये ब्रह्मदत्त साहब जो थे लुढ़क गए। अब इसका नाम कोई जानता ही नहीं है, ब्रह्मदत्त का नाम पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, कोई सुना ही नहीं है, या सुने होंगे तो बहुत कम लोग जानते होंगे। ऐसा नहीं कह सकते नहीं जानते, जानते होंगे। सो नाउ ब्रह्मदत्त डाइड, और जो अपील था इट वाज प्रोसिक्यूटेड बाय हिज एग्जीक्यूटर्स। नाउ आफ्टर द कंटेंशन, यहां पर दो तीन चीजें आई। क्या क्या चीज आती है पहली सुनिए ध्यान से। यानी धर्मदास घोष के अगेंस्ट में जो ब्रह्मदत्त के एग्जीक्यूटर से, ब्रह्मदत्त चूंकि मर गया था, उसके जगह पर जो बंदे थे एग्जीक्यूटर्स, उन्होंने कहा कि माइनर ने फ्रॉडेंटली मिसरिप्रेजेंट किया था अपने एज को। धर्मदास घोष का कहना था कि जी मेरी उम्र तो छोटी थी, मैं कच्चा था, बच्चा था, तो मैंने जो मॉर्टगेज किया वो तो सर ट्रांजैक्शन ही वॉइड हो गया सर, शून्य हो गया। शून्य होने का मतलब यह है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी उसको गिरवी रखी ही नहीं, और जब कोई गिरवी रखी ही नहीं तो वो जबरदस्ती मेरे प्रॉपर्टी पर एक तरीके से कब्जा करे बैठा है। कोई ट्रांजैक्शन तो सर हुआ ही नहीं, ये उसका कहना था। ब्रह्मदत्त के जो एग्जीक्यूटर से उनका कहना था, नहीं मोहरी बीवी का सीधे तौर पर ये कहना था कि माइनर ने झूठ बोला, फ्रॉड किया और अपने एज को ज्यादा करके दिखाया। इसीलिए ऐसे कंडीशन में
चूंकि उसने झूठ बोला, अपनी एज को गलत करके ज्यादा करके दिखाया, लॉ ऑफ स्टॉपल लगना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो उसने मॉर्टगेज के लिए प्रॉपर्टी दी थी उसका इफेक्ट क्या। अच्छा, ये लॉ ऑफ स्टॉपल लगने का इफेक्ट क्या होगा? लॉ ऑफ स्टॉपल लगने का इफेक्ट ये होगा, उसने एक बात कबूल करी, ध्यान से सुनिएगा, आप समझने की कोशिश करिए लीगल पॉइंट। उसने एक बात कबूल करी कि मैंने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज किया था ब्रह्मदत्त के पास। तो अगर लॉ ऑफ स्टॉपल लग जाएगा अभी इस बंदे के ऊपर, धर्मदास घोष के ऊपर, तो स्टॉपल लगने की वजह से क्या हो जाएगा, अब वो पीछे हट नहीं सकता, अब वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने कोई प्रॉपर्टी गिरवी तो रखी ही नहीं थी, वो बंध जाएगा। अब यहां पर जो अपोजिट साइड के जो लॉयर थे उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने ये कहा कि सर उन्होंने तो क्या किया, धर्मदास घोष ने अपना एज छिपा करके, झूठ बोल के, फ्रॉड करके हमसे ट्रांजैक्शन करवाया, ट्रांजैक्शन किया। अब चूंकि किया तो उसके हिसाब से लॉ ऑफ स्टॉपल लगना चाहिए, यानी कि अब वो पीछे हटेगा नहीं। ओके, इट मीन्स फर्दर अगर मान लीजिए कि अगर मॉर्टगेज का जो पूरा ट्रांजैक्शन है, उस पूरे मॉर्टगेज के ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर दिया जाए, इन केस धर्मदास घोष के कहने पर कि वो माइनर था, तो माइनर को चाहिए कि माइनर जो है उस जमाने के हिसाब से 10,500 रुपया, 1903 की बात हो रही है और उसके पहले की ही बात होगी, 10,500 रुपया हमारा रिटर्न कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। रिफंड द लोन अमाउंट ऑफ 10,500 रुपीज। ये किसका कहना था? सब मोहरी बीवी के साइड से। यहां तक सब कुछ क्लियर है? एक कह रहा है कि जी मैं माइनर था तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, दूसरा कह रहा है सर झूठ बोल करके एंट्री मारी, क्योंकि झूठ बोल के एंट्री मारी तो एंट्री तो मार ली ना, इसलिए लॉ ऑफ स्टॉपल लगा दो। उसने बोला, दूसरे वाले ने बोला कि सर चलो ठीक है, मान लें इसकी बात को, इसकी प्रेयर को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए, पूरे ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर लिया जाए, तो लॉ ऑफ स्टॉपल तो लगना चाहिए ना सर। दो चीजें तो बच्चा कबूल कर रहा है, धर्मदास दो चीजों को कबूल कर रहा है, एडमिट कर रहा है। बता सकते हैं कौन सी दो बातें जो एडमिट कर रहा है? एनीबॉडी ध्यान से, कौन सी दो बातों को एडमिट कर रहा है? एक तो मॉर्टगेज और लोन, एक मॉर्टगेज कर रहा है और दूसरा एज को लोन से, बढ़ाकर लोन। वो एग्रीमेंट किया था। लोन अमाउंट, बिल्कुल ठीक। यानी मॉर्टगेज confirm कर किया और पैसे लिए हैं उसने, जब पैसे लिए हैं 10,500 तो रिटर्न करने का हो उसको 10,500 रुपए। नाउ ये जो यहाँ पर मोहरी बीवी का जो कंटेंशन था, इसको क्या कर दिया गया, प्रिवी काउंसिल की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहीं पर से कहानी होती है शुरू, क्यों और कैसे। तो प्रिवी काउंसिल ने भी सेक्शन 11 का ही इंटरप्रिटेशन किया था। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रिवी काउंसिल ने भी उस जमाने में, ये 1872 का एक्ट है और कहानी कब की है, 1903 की, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लागू होने के बाद प्रिवी काउंसिल मैटर पहुंचा था। तो जब लागू हो गया बाद में प्रिवी काउंसिल गया, तो प्रिवी काउंसिल ने सेक्शन 11 के पॉइंट को इंटरप्रेट करके कहा था, और उसको इंटरप्रेट करते वक्त उसने कहा कि भाई माइनर के साथ जो किया हुआ अग्रीमेंट है वो यहां पर वाइड होगा। और उसने ये हेल्ड करके कहा कि माइनर कुड नॉट बी आस्क्ड टू रीपे द लोन टेकन बाय हिम, यानी झटके पे झटका। 10,500 रुपए का एक भी रुपया तुमको मिलने वाला नहीं। ओके, सो नाउ अब दो पॉइंट नोट करिए, ध्यान से समझिएगा, कहानी के ऊपर से बता रहा हूं। सो यहां लिख सकते हैं, डिफेंडेंट्स कंटेंशंस, डिफेंडेंट कंटेंशंस वर रिजेक्टेड, defendants contentions were rejected, minors agreement was held void, माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट void होगा, ये उनका हेल्ड था। एंड फर्दर इट was held
क्या हेल्ड हुआ? दैट माइनर कुड नॉट बी आस्क्ड, माइनर could not be asked to repay the loan amount of 10,500 10,500 rupees taken by him। यानी प्रिवी काउंसिल ने माना कि 10,500 रुपया लिया था। मजेदार चीज, इसके बावजूद भी प्रिवी काउंसिल नहीं कुछ कह पाई कि पैसा रिटर्न करो। कितनी बड़ी बात हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए, ये जो सेक्शन है 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इस सेक्शन को और बाकी के एक्ट के साथ कोरिलेट कर दिया उस समय के प्रिवी काउंसिल ने। किसके साथ कनेक्ट कर दिया? तो हमारा जो सेक्शन 11 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसको रीड विथ करना चाहिए हमें सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ। इंडियन एविडेंस एक्ट का 115 सेक्शन क्या है? एनीबॉडी कैन टेल मी? स्टॉपेल, वेरी गुड। इसके अलावा इसको हमें रीड विथ करना चाहिए सेक्शन 11 को, यहां पर फिर से लिख दीजिए रीड विथ। इसको भी रीड विथ करना चाहिए यहां से ऐसे 64 एंड 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। क्यों करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, नाउ इसके अलावे भी अगर मैं और इसको कनेक्ट करते चलूं, अब सबका मीनिंग बताऊंगा। सेक्शन 11 को रीड विथ, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको रीड विथ करना चाहिए सेक्शन 4141 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ। जो आप कहेंगे सर ये चल क्या रहा है, ये सारे एक्ट के साथ क्यों कनेक्ट कर देंगे? ये भी तो पॉइंट है ना सर। चलिए मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, एक एक चीज आप लोग को शो करके बताऊंगा कि क्या है कैसे है। ये कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल होता है ना सर, ये इसमें क्या सर बताइए? 41 तो कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट एनफोर्सेबल, हाँ, व्हेन नॉट एनफोर्सेबल। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक इंडियन एविडेंस एक्ट का एक फाइल ओपन कर देता हूं और वहां से आप लोग जल्दी से इन शॉर्ट देख लीजिएगा कि क्या है ये मैटर, और उसके बाद जो सेक्शन 11 है उसके साथ इसको आपने कनेक्ट करके दिमाग में फीड कर लेना है। क्यों ऐसे हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें यहीं से आपको मिल जाएंगी। ये रहा हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115। देखिए ये है सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। स्टॉप इट। अच्छा, अब जरा आप में से कोई बता सकते हैं, एटलीस्ट यू कैन ट्राई एनीबॉडी, सेक्शन 11 को सेक्शन 115 के साथ कनेक्ट करके मिलेगा क्या हमें? क्या अल्टीमेट मिलने वाला है फाइनल रिजल्ट? ट्राई कीजिए, थोड़ा इंटरप्रिटेशन सीख जाएंगे जल्दी से। स्टॉपेल में तो किसी को रोक दिया जाता है ना, अगर कोई चीज, कोई प्रॉमिस या कोई वो चीज करता है, वो ओमिट और एक्ट करने के लिए या ना करने के लिए, तो इसमें माइनर कोई उसको एग्जम्प्ट करता है। अगर माइनर ऐसा साथ किसी के साथ कॉन्टेक्ट करेगा तो उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इफेक्ट होगा सर स्टॉपेल का यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में। इफेक्ट नहीं होगा जी, क्यों नहीं होगा सर? स्टॉपेल उसको इफेक्टेड नहीं करेगा, माइनर के साथ कोई कांटेक्ट कर लेगा तो वाइड हो ही जाएगा। बिल्कुल ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा ट्राई था। देखिए यहां पर अगर आप स्टॉपेल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टॉपेल का मतलब सबको पता होता है कि भाई स्टॉपेल का मतलब है कि किसी भी पार्टी ने अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बेस पर किसी दूसरी यानी सामने वाली पार्टी ने कोई एक्शन लिया, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं?
अगर मान ले हम धर्मदास घोष ने कोई स्टेटमेंट दिया और कहा कि जी मेरे को वो क्या चाहिए, लोन चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूं, अपनी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रख रहा हूं, यानी कि उसके ये बात कहने से कि मैं अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूं, मुझे लोन चाहिए, ऐसा कहने पर जो मोहरी बीबी के जो पहले के जो बंदे थे यानी ब्रह्मदत्त, उसने क्या किया, एक्शन लिया। यानी धर्मदास घोष के कहने पर ब्रह्मदत्त ने एक्शन लिया। तो कायदे से चाहिए क्या था, होना क्या चाहिए था कि अब जो हमारा धर्मदास घोष है वो पीछे नहीं हट सकता है किसी भी पॉइंट के लिए। लेकिन यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 को अगर हम रीड विद कर देंगे सेक्शन 115 के साथ, तो चूंकि सेक्शन 11 बहुत साफ साफ कहता है मेजर, द टर्म इज मेजर ओवर ईयर, यानी कि यहां पर मेजॉरिटी की बात कही गई है, माइनॉरिटी की बात नहीं कही गई है, यानी कि ओनली अ मेजर पर्सन कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब सेक्शन 11 में साफ साफ लिख रखा है कि एक मेजर पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है, तो माइनर बच्चा जो कि धर्मदास घोष है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया तो उस पर स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट या स्टॉपेल का लॉ लगा करने से फायदा क्या है। जो बेसिक जो रूट है, जो कॉन्ट्रैक्ट ही शून्य हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब कि जो उसने कहा उसकी बात खत्म। तो हम जब बात ही खत्म हो गई तो उसके ऊपर आप स्टॉपेल लगा के भैया तुमने बोला था तुम करके दो, तुमने बोला था तुम करके दो, अरे भाई उसकी बात का असर ही जीरो है। तो कुछ कहे ना कहे सब बराबर है। मान लिया जाए कि वो चुप था, उसने कुछ बोला ही नहीं था, वो गूंगा था, उसने कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, वो इनोसेंट है, बच्चा है, दूध पीने वाला, इन्फेंट जो बोलते हैं वो है वो। तो सेक्शन 11 के साथ रीड करके क्या मिला, तो सीधी सी बात समझ में आ गई कि मेजर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, माइनर के साथ नहीं हो सकता है। धर्मदास ने कहा कि मैं माइनर था, तो माइनर के साथ जब अग्रीमेंट हुआ तो माइनर के साथ अग्रीमेंट हो गया जीरो, माइनर के साथ अग्रीमेंट हो गया वॉइड। तो फिर जब वॉइड अग्रीमेंट हो गया तो उस पर हम स्टॉपेल कैसे लगा सकते हैं, इसीलिए स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, और इसीलिए प्रिवी काउंसिल ने भी इसके लिए मना कर दिया। सो एक लाइन यहां पर आप नोट कर सकते हैं बड़े मजे से, देखिए लिख सकते हैं, इट वाज further held by Privy Council that law of estoppel as mentioned in section 115 Indian Evidence Act not applicable, या does not apply जो भी, लेकिन not applicable to the present case, इस केस में बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो सुनिए यहां से, बिकॉज ये जानबूझ के डैश दिया, एग्जाम में नहीं लिखिएगा, बिकॉज इन दिस केस, बिकॉज इन दिस केस the statement किसका, एज वाला, the statement about the age, statement about the age, just a second, the statement about the age was made to a person, was made to a person who knew the real fact। यानी कि मतलब ये है सर कि ये ब्रह्मदत्त को पता था कि ये बच्चा है जिस समय वो गिरवी रखने आया था, so who knew the real facts, who knew the रियल फैक्ट्स। ये नहीं कि उसको पता नहीं था, इसलिए वो कह ही नहीं सकता कि सर फ्रॉडली मेरे पास मिसरिप्रेजेंटेशन किया, वो झूठ नहीं बोल सकता। और अगर झूठ बोला भी तो प्रिवी काउंसिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया
बोले तुम्हारी बात का कोई वैल्यू नहीं लेंगे। सो हु न्यू द रियल फैक्ट्स एंड वाज नॉट, जब उसको पता था कि वो बच्चा है, सो धर्मदत्त को, ब्रह्मदत्त को मिसलीड नहीं किया गया। सो एंड वाज नॉट मिसलीड बाय द अनट्रू स्टेटमेंट, अनट्रू स्टेटमेंट। ओके, ये पार्ट भी क्लियर हो गया। तो उतार लीजिए जिनको उतारना है जल्दी से। अब हम लोग सेक्शन 11 को रीड विथ करेंगे सेक्शन 64 के साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन 65 के साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। उसमें क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा और क्यों रीड विथ करते हैं, इसको क्यों रीड विथ किया वो भी आपको बता दिया। हो जाए तो बताइए। नाउ हो गया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आइए यहां पर हम लोग पहले देखें कि सेक्शन 64 का कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी से शॉर्ट में, और सेक्शन 64 कहता क्या है यहां पर। ठीक है, सेक्शन 64 को क्यों, किस पर्पस के लिए यहां पर डिस्कस करें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए 64 की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ध्यान से देखिएगा तो कहा गया है कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ ए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पॉइंट क्या है, अगर मैं सिर्फ इतने से आपको क्लियर करूं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं डिस्कस करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये पर बात क्या हो रही है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। अगर मैं इतने से भी आपको क्लियर करूंगा तो भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि सेक्शन 64 जो है वैसे मामलों पर लगेगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, और वाइडेबल का मतलब होता है एक पार्टी के पास राइट्स एक तरीके से होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करे या ना करे। बट हमारा जो मैटर वो तो ऑलरेडी वाइड है, धर्मदास और ये जो मोहरी बीवी का मैटर उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वाइड हो ही चुका है, तो ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। सो कैन यू से कि सर सेक्शन 64 विल बी एप्लीकेबल इन आवर केस, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या सेक्शन 64 का एप्लीकेशन धर्मदास घोष के केस पर होगा या नहीं होगा? जस्ट क्विक रिप्लाई, फटाफट, होगा या नहीं होगा? जी सर, वो होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए सर। होना चाहिए सर। नहीं सर, होगा सर। कैसे होगा सर, बताइए सर, जरा रीजनिंग बताइए सर जल्दी से, शॉर्ट में, आराम से, लेकिन थोड़ा फास्ट। कैसे होगा सर, हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं होगा। बताइए। ये सर लास्ट लाइन में बोलता है कि द पार्टी रिसाइंड ए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल, if he received any benefit thereunder, another party to such contract restore such benefit so far as may be to the person whom it was received. मतलब क्या निकला सर, अपने भाषा में बता सकते हैं तो बताइए। अपने फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा सर। हाँ, The party residing a voidable contract shall, कोई भी पार्टी उसको रिसाइंड कर सकती है सर, if he received any benefit. सर समझ नहीं पा रहा सर। क्या सर? समझ नहीं पा रहा है उसको सर। देखिए, और कोई जल्दी से रिप्लाई करना चाहते हैं? एनीबॉडी, क्विक रिप्लाई, फटाफट, थोड़ा अप्लाई करिए दिमाग का, मैं तो बताऊंगा ही, नो डाउट। मेरा सीधा क्वेश्चन है, आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन अगेन, दैट वेदर दिस सेक्शन 64 इज एप्लीकेबल इन द मैटर ऑफ धर्मदास घोष। धर्मदास घोष के मामले में सेक्शन 64 का एप्लीकेशन होगा या नहीं होगा? जी मैडम बोलिए। नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा मैडम, रीजन जल्दी से, क्विक। सर इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल तब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, वहाँ पे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वॉइड शुरू से ही था सर। चलिए, ये भी एक आंसर बिल्कुल मैडम का सही है,
ठीक है, लीगल मतलब पूरे लीगल तौर पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ आंसर सही है, बिल्कुल आंसर सही है, आंसर गलत नहीं है। ठीक है, लीगल आंसर क्या होगा वो मैं बताऊंगा, नो डाउट। और कोई एनीबडी आंसर सही है कि सेक्शन 64 का एप्लीकेशन नहीं होगा धर्मदास घोष के मामले में? यस ओके, क्यों बताइए? सर, क्योंकि वहां पे जो कॉम्पिटेंट वाली बात है वो एब इनिशियो है एकदम स्टार्टिंग से, और ये जो केस है ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वाइडेबल करा ले कॉन्ट्रैक्ट। अगर बाद में उनके साथ कोई मे भी फ्रॉड हो जाए कोई भी बात, तो एक पार्टी के ऊपर डिपेंड है कि वो अपना केस माने वाइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे वाइडेबल करा ले। ठीक है, देखिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हमारा जो सेक्शन 64 है, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बाहर से आपको थोड़ा सा एक जो ओवरव्यू है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, सेक्शन 64 की जो मतलब निकलता है ना, क्या है, ये कहता है कि भैया अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट देखिए होता क्या है, एक वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइड एब इनिशियो होता है कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो वॉइड 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 है। ध्यान से सुनिएगा, वॉइड है। अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर आ गया, मैं अभी तुरंत उसको बताता हूं, किसी माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट वॉइड होगा कि वॉइड एब इनिशियो होगा? वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा? वाइड एब इनिशियो होगा Wide ab initio। ये कहां पढ़ लिया सर? ये कहां पढ़ लिया सर? मेरे को एक और फाइल खोलना पड़ेगा। चलिए मैं इंटर कॉन्ट्रैक्ट का एक और फाइल ओपन करता हूँ। हाँ जी बोलिए सर। वाइड ऑफ इनिशियो क्यों है? मेरे को रटी और राइटाई बातें नहीं सुननी है, मेरे को बताइए क्यों है, रीजन बताइए। सेक्शन 11, जैसे सेक्शन 11 बोल रहा है कि मेजर वन हुई मेजर कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ तो माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट का तो वाइड ab initio हो जाता है। फिर वाइड एब इनिशियो लिखा है सर उसने कि कहाँ हो? कहीं लिखा है सर वाइड एब इनिशियो? नहीं सर, इज इट सो? कहीं लिखा है कि वाइड एब इनिशियो होगा? और ये माइनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वाइड कैसे हो जाएगा? ये तो कहीं लिखा होगा ना सर। सेक्शन 11 को अगर तो सारी इंटरप्रेट जो रटी रटाई बातें ना सब मैं निकालने वाला हूँ आज। हाँ बोलिए, बताइए सर। कॉन्ट्रैक्ट कब वाइड होता है? एग्रीमेंट कब वाइड होता है? शॉर्ट में मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। सर लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं है उनके कॉन्ट्रैक्ट का। ओके हाँ जी सर, नो आंसर। कहेंगे सर आज क्या बता रहे हैं सर, जोर का झटका जोर जोर से लग रहा है। मैंने सिर्फ वाइड टर्म यहाँ पर सर्च में डाला है तो सिर्फ वाइड शो कर रहा है। ठीक है, वाइड एब इनिशियो लिखने से आता ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ वाइड पे ही आता है। मैं आपको अगर इसको नीचे भी लेके आऊंगा ना, देखिए सिर्फ वाइड सर्च करने पे वाइड आ रहा है। कहीं आपको वाइड एब इनिशियो दिख जाए तो बताइए। वाइड के बाजू में ही होगा ना, वाइड के ठीक बगल में होगा। देखिए वाइड 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 एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट, ये तो आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं तो बच्चों की तरह दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखिए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट, आगे फिर से वहां पर अग्रीमेंट वाइड, फिर से देखिए वाइड एग्रीमेंट, अलग से पूरा इन्होंने प्रोविजन दिया है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है सर? अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने एक चीज आप लोगों को शेयर की थी, कैसे आप लोग छोड़ देते हैं सर? तो इसको एक बार गो थ्रू कीजिए जल्दी से। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि माइनर के साथ अगर कोई अग्रीमेंट होता है तो उसके 6 प्रकार या 6 नेचर हो सकते हैं। पहले सर सुनिए, एनालाइज करिए, सबके लिए कह रहा हूं। 6 रटना ही नहीं पड़ेगा सर, मैं बार बार बोल के थक गया हूं और आप भी बोलेंगे सर ही पका देते हैं की बात बोल के। 6 तरह का नेचर होता है सर माइनर के साथ, यानी जो बंदा 18 साल की आयु कंप्लीट नहीं किया है, अगर वो किसी के साथ अग्रीमेंट करेगा तो उस अग्रीमेंट के 6 नेचर हो सकते हैं, 6 प्रकृति हो सकती है। मैं कॉन्सिक्वेंसेज नहीं कह रहा हूं, प्रकृति कह रहा हूं। नेचर में बोला मैंने, एक सबसे पहला ही लाइन में बोला था, मैं उसी को डिस्कस अभी भी कर रहा हूं। माइनर्स अग्रीमेंट्स इज वॉइड, मैंने वॉइड एब इनिशियो बोला है क्या? जी सर नहीं बोला। ये मैंने नहीं बोला, इसलिए हो सकता है गलत हो, सही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने नहीं बोला तो आप भी मत बोलिए, लेकिन मैंने नहीं बोला वॉइड एब इनिशियो।
क्यों नहीं बोला, अब रीजन सुनिए ध्यान से। अब इसी में एक मैंने आपको पॉइंट दिया था, अगर मैं ऊपर करूंगा पेज तो आ जाएगा, एक पॉइंट नंबर 5 होगा, निकाल के देखिए आप लोग, मैं तो स्क्रॉल करूंगा। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है ये? बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट सर। तो सर माइनर के फेवर में हो रहा है कि सर, तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है सर। माइनर के साथ किया गया अगर कॉन्ट्रैक्ट सर वॉइड हो जाएगा तो बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कहां रह पाएगा? फिर बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट तो होता है ना सर, एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है? मेरी बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? अगर हम कहते हैं कि माइनर के साथ किया गया कोई भी अग्रीमेंट अगर वॉइड है, शून्य है, जीरो है, तो फिर बेनिफिशियल अग्रीमेंट या बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि माइनर के फेवर में अगर माइनर बेनिफिशियरी बन के आ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वो टिकेगा। इसीलिए तो सर हम जब टिकट के हॉल पर यानी सिनेमा काउंटर पर जाकर के टिकट के लिए भेजते हैं बच्चे को, तो वो लेके आ सकता है, वो वैलिड रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा बल्कि वॉइड होगा। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है जो प्रारंभ से शून्य है। सर प्रारंभ से कैसे शून्य होगा? अगर बच्चे के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए है तो फिर उसको शून्य कैसे कर देंगे सर? यस और नो बताइए मेरे को। जी सर, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं सर माइनर। अगर मैं बात समझ में आएगी तो ही बोलिएगा, नहीं समझ में आएगी मैं 10 का 15 बार बताने के लिए बैठा हूं, लेकिन समझिए जरूर। बच्चे के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट अगर शून्य होता है, वॉइड होता है, तो फिर बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा बेनिफिशियरी होता है, यानी बच्चे के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है और बच्चे के फायदे की बात हो सकती है। अगर बच्चे के फायदे की बात हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इसका मतलब बच्चे के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होता है एज पर बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर मान लीजिए कि बच्चे के ऊपर लाइबिलिटी आ गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। हर एक कॉन्ट्रैक्ट ना वॉइड होता है ना हर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इसीलिए हम जो ये कह देते हैं खुश होकर के ये सर वॉइड एब इनिशियो, बहुत सारे गाइड के अंदर भी ये लिख दिया गया है वॉइड एब इनिशियो, लेकिन खुद अपना लॉजिक लगाइए, उस गाइड में इस चीज को पूछिए या कोई ऑथर लिखा है तो उसको पूछिए कि सर अगर वॉइड एब इनिशियो होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फिर तो छोटी छोटी बातें हो गई। बच्चा सब्जी लाने जाता है तो फिर वहां भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बच्चा दूध लाने जाएगा वहां भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बड़ा डील करेगा जहां रिटर्न होता है वहां भी डील नहीं होगा। बच्चा करता है कि नहीं करता? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही फिर क्या होता है? टू डू और नॉट टू डू। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन थोड़े है सर। अगर आप ध्यान से समझेंगे सर ये कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन नहीं है। कहते हैं एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। अरे भैया, अग्रीमेंट इनफोर्सिबल लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हाट इज द अग्रीमेंट? अग्रीमेंट क्या होता है पता ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से पढ़ रहे हैं हम? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन नहीं है। इसको भले आप रट लें, हम रट लें और एग्जाम में लिख दें और बोलते हैं कि है, टेक्निकली नहीं है सर। इसके लिए पहले आपको अग्रीमेंट जानना चाहिए कि अग्रीमेंट क्या होता है। तो जब पहले प्रपोजल आता है, प्रपोजल यानी ऑफर आता है, ऑफर को किस लिए बोलते हैं? इस पर्पज से कि सामने वाला उसको क्या करेगा? एसेंट देगा। तो बच्चा मान लीजिए ऑफर देता है कि अंकल जी मेरे को 2 लीटर दूध के पैकेट दे देना, या बच्चा जाकर के शोरूम से जाकर के अपने लिए स्कूल का ड्रेस परचेज कर लेता है, या कहीं से जाके किताब की दुकान से बुक परचेज कर लेता है, तो क्या बुक वाला मना कर देगा कि नहीं भैया बुक तुमको नहीं देंगे? बताइए, मना कर देगा क्या? अगर बच्चा चला जाए बिग बाजार में तो बच्चा जाकर के बिग बाजार में से जाकर के अपनी किताब कॉपी लेकर के खरीद करके आता है, पेंसिल बॉक्स खरीद के लाता है, स्कूल का ड्रेस मटेरियल खरीद के लाता है, खाने का सामान, तो क्या बिग बाजार वाला मार के भगा देगा उसको? भागा यहां से? यस और नो बताइए। यस सर। अब सर दिमाग चल रहा है सर प्रैक्टिकल में। भगा देगा क्या? नहीं सर। कभी देखा भगाते हुए? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो बताइए। आप भी बच्चे थे, आप भी गए होंगे, कुछ ना कुछ किया होगा, खरीदा होगा। डाउट है तो पूछिए, बिल्कुल पूछिए। जब तक पूछेंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। मतलब ये है सर। उसी तरीके से पार्टनरशिप को मैं बार बार क्यों कह रहा था शुरू से, इसलिए मैंने बोला कि एक
मोहिरी बीवी का केस मत पढ़िए, लेकिन बेसिक चीज पहले समझिए। पार्टनरशिप में क्या होता है, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, आप लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, 5 लोग मिल गए, एक पार्टनरशिप फर्म बना दिया, सब लोग मिलके आप लोग बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस प्रॉफिट करोगे, शेयर करोगे पैसा। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, एक बंदे की डेथ हो गई, एक पार्टनर की डेथ हो गई पार्टनरशिप फर्म में से। अब उसके जगह पर जो मर गया, जिसकी डेथ हो गई, उसका बेटा आ गया, उसकी माँ मतलब उसकी बीवी भी नहीं थी, वो बाप बेटा था बस, उसके बाप की डेथ हो गया एक्सीडेंट में, बेटा है और पार्टनरशिप फर्म चल रही है, तो क्या उस बेटे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेटा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? पार्टनरशिप फर्म बहुत फायदे में जा रही है, हर महीने 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। माइनर के साथ सर, मेरा क्वेश्चन, हाँ आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। मान लीजिए कि 5 लोगों का एक पार्टनरशिप फर्म है, बहुत सीधे मुद्दे पे आता हूं मैं, प्रैक्टिकल पहले ये थ्योरी हुई डिसाइड करिए। ये मान लीजिए कि 5 लोगों का एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है सर। अब ये मान के चलिए कि इसमें एकदम नेट प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख रुपया पर मंथ, नेट प्रॉफिट। अब 5 में से एक पार्टनर की डेथ हो गई, यानी कि जो 4 पार्टनर हैं और एक पार्टनर जो मर गया उसका सन है, उसका बेटा, जो एक पार्टनर मर गया उसका। अगर ये पार्टनर जिंदा होता तो 5 पार्टनर में ये कितने पैसे हो जाते? हर एक को 2 लाख मिलता नेट प्रॉफिट के हिसाब से, मोटे तौर पे समझिए तो 2 लाख हर एक रुपए पार्टनर के हिस्से में कितना जाता सर? 2 लाख रुपया जाता नेट प्रॉफिट का। यस और नो? सिर्फ यस और नो में बोलिए, जाता ना सर? तो अगर मान लीजिए 5 पार्टनर हैं और 5 पार्टनर को 2-2 लाख रुपया जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो ये इसको भी 2 लाख मिल गया, इसको भी 2 लाख मिल गया, इसको भी 2 लाख मिल गया, इसको भी 2 लाख मिल गया। अब इसको 2 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका तो बाप ही मर गया। मिलेगा सर, क्यों मिलेगा सर? मिलेगा फॉर सर, द इसको बेनिफिट ऑफ द माइनर। प्रॉफिट माइनर होने के बावजूद भी सर वो क्यों मिलेगा सर? क्यों दीजिएगा उसको? वो कौन साइन नहीं सर करवाएंगे एक आप तो सर उससे? प्रॉफिट है और आप उससे साइन नहीं करवाएंगे, रिसीविंग नहीं लेंगे, पार्टनर फर्म नहीं लेगा रिसीविंग कि हाँ बेटा तुमको 2 लाख रुपए दिए हैं। वो भी सर बेनिफिट वो होगा सर, उसमें सिर्फ तो लेगा कि नहीं लेगा? देंगे कि नहीं बेनिफिशियल देंगे? होगा सिर्फ, और कुछ नहीं। हाँ कुछ बोल रहे थे आकाश जी, बिल्कुल बड़ी देर देंगे के बाद आवाज आई इनके, बताइए सर क्यों? सर बेनिफिट ऑफ द माइनर है ना, इस वजह से मिलेगा। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए पहले। अग्रीमेंट हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ? होगा ये सर। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्या है ये सर? कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट है, या कुछ भी नहीं है? क्या है ये? 5 लाख 2 लाख रुपए क्यों देगा आदमी? ये 2 लाख रुपए दे रहा है तो है क्या? व्हाट इज दिस? बच्चा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, फिर भी 2 लाख रुपए लेके जाएगा। पार्टनरशिप फर्म है सर, ये उसमें पार्टनर हो गया एक तरीके से, पैसिव पार्टनर हो गया सर। सर फिर आपने जो सिप बोले सर, पहले- वो लायबिलिटी तो 5वां पॉइंट, मतलब अभी क्लियर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मैं हर एक 5वां पे पॉइंट इस पे एप्लीकेबल होगा सर। हाँ 5वां पॉइंट ही एप्लीकेबल होता है। इसीलिए माइनर के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कह सकते हैं, लेकिन वॉइड एब इनिशियो नहीं कह सकते हैं। ये बहुत जगह लिखा भी रहता है और गलत भी लिखा रहता है। अब इसके भी लॉजिक है, इसके भी रीजन है, इसके लिए आप 10 बार भी, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो मैं आपके लिए, इसका अभी तो खैर अलग है, मोहरी बीवी का केस को आप 10 बार या 20 बार पढ़िए। क्योंकि अगर कोई भी माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट होता है, तो मोहरी बीवी का केस में क्या कहा गया है कि माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड होता है, और इसके लिए मोहरी बीवी के केस को रेफर हम लोग करते हैं। तो उसने कहा वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो तो कहा नहीं सर। वॉइड और वॉइड एब इनिशियो अलग अलग टर्म है, बहुत बच्चे वाली बात हो गई। और अगर मोहरी बीवी के केस को देखे तो उसने वॉइड किया है, वॉइड एब इनिशियो नहीं किया होगा। अगर बेनिफिट का होगा तो क्यों वॉइड एब इनिशियो होगा? समझ में आ रही है? उस ऊपर से कुछ भी जा रहा है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आराम से समझ के बताइए। अगर कुछ ऊपर से जा रहा है, बाउंस हो रहा है, तो बताइए मेरे को, मैं और भी दूसरे तरीके से शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इजी से इजी जितना हो सकता है। मतलब मेरा सीधा सा पॉइंट क्या था, मैं वहीं से इधर आ गया। हम लोग मुद्दे पर थे। मुद्दा क्या था हमारा? सेक्शन 64 का, वहीं पर था ना मुद्दा, भूल गए?
सेक्शन 64 से कनेक्ट होते होते वहां चलेगी बात। हम लोग बात कर रहे थे कि सर सेक्शन 64 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन जो है ये मोहिरी बीबी केस पर होगा कि नहीं होगा, मोहिरी बीबी केस पर होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर होता है नो। क्यों होता है नो, वो भी सुनिए पहले ध्यान से, फिर इधर उधर फिर और मैं बातें करूंगा। देखिए यहां पर आता है पॉइंट कि भैया कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो एक चीज मैं आपको पहला रीजन बता रहा हूं क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटे में क्यों नहीं होगा, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। सेक्शन 64 जो है सर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में लागू होता है। सेक्शन 64 इज रिलेटेड विथ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ओनली। तो जब ये 64 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से लग रहा है और मोहिरी बीबी के केस में कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो गया है सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का असर क्या होता है, दोनों पक्षकार के बीच में किया हुआ कोई भी किसी भी तरह का अग्रीमेंट ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, नल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसका कोई असर नहीं रहेगा। यानी मैंने अगर आपसे कुछ कहा तो वो भी कुछ नहीं कहा, मतलब जीरो है, आपने मुझसे कुछ कहा वो भी उसका असर लीगली जीरो है, शून्य है। यानी ना आपने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, ना मैंने कुछ किया ना आपने कुछ किया। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर मैरिज फॉर एग्जांपल अगर कोई मैरिज वॉइड होता है, शून्य होता है विवाह, तो इसका मतलब जो आदमी है वो आदमी उसका हस्बैंड नहीं है और जो औरत है वो उसकी वाइफ नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए अनजान है, दोनों हस्बैंड और वाइफ नहीं है, लीगली दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, लीगल स्टेटस हस्बैंड और वाइफ का नहीं है। वॉइड का मतलब ये होता है। तो यहां भी वॉइड का मतलब होगा शून्य, यानी कि दो पार्टीज ने कुछ किया ही नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। तो एक रीजन तो ये हो गया कि सर सेक्शन 64 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वॉइड है, इसलिए सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो यहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरे अगर थोड़ा सा लीगल पर्सपेक्टिव से बात करें तो चलिए लीगल पर्सपेक्टिव से भी डील करते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 64 में कहा क्या गया है, सेक्शन 64 में जो कहा गया है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात, रिसेशन, रिसेशन का मतलब एक तरीके से रिसाइंड करने के लिए, देखिए यहां पर मेंशन किया है, व्हेन ए पर्सन एट हुज ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसाइंड्स इट। देखिए जैसे हम लोग याद कीजिए, हम लोग शादी की बात करते हैं, मैरिज, तो मैरिज हिंदू लॉ के अंदर मैं बात कर रहा हूं मैरिज की, तो उसमें क्या होता है, एक हस्बैंड और एक वाइफ है। मान लीजिए कि वाइफ शादी के वक्त किसी और से, जिससे शादी हो रही है उससे नहीं, किसी और आदमी की वजह से प्रेग्नेंट होती है एट द टाइम ऑफ मैरिज। आदमी को बाद में पता चलता है, शादी होने के बाद पता चलता है कि मेरी वाइफ शादी के वक्त ही किसी और आदमी से प्रेग्नेंट थी, उससे नहीं किसी और से थी। तो ये क्या होगा, वॉइडेबल मैरिज का एग्जाम्पल है, ये वॉइडेबल मैरिज का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहां पर वो आदमी अगर चाहे तो उस औरत के साथ जिंदगी काट सकता है, या आदमी अगर चाहे तो उस औरत को छोड़ सकता है, यानी डिवोर्स दे सकता है, अपने मैरिज को जीरो करा सकता है, वॉइड कर सकता है। यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में क्या होता है, एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि भैया मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को जीरो करा सकता हूं। तो यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को जीरो करा देगा। ठीक है, तो यहां पर क्लियर कहता है द पार्टी रिसाइंडिंग ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल इफ ही हैव रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम अनदर पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, तो वो रिस्टोर कर सकता है। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसमें किसी तरह का कोई बेनिफिट ले लिया माइनर ने, तो जो बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल निकल गया तो जो भी बेनिफिट, जो भी फायदा लिया था वो फायदा उसको वापस देना पड़ेगा। अगर अपने एग्जांपल में देखें, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए मान लीजिए कि मोहरी बीबी के केस में ये होता कि भैया कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता, तो वॉइडेबल के केस में क्या होता कि लड़के ने जो कुछ भी फायदा लिया था धर्मदास घोष ने, वो उसको वापस करना पड़ता था एज पर सेक्शन 64। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 64 के हिसाब से जो पॉइंट है वो बहुत क्लियर है कि ये हमारे मैटर पर अप्लीकेबल नहीं होता है। देखिए यहां पर मैं इसके लिए भी एक लाइन मेंशन करता हूं, देखिए बड़ा सीधा है, सेक्शन 64
रीड विथ करेंगे हम सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। तो क्या जिस्ट निकलेगा? निकलेगा ये कि सेक्शन नंबर 64 नॉट एप्लीकेबल, नॉट, ऐसे इसको और भी सीधा करें, सेक्शन 64 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू द केस ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में ही लागू होता है। ओके, ये वाइडेबल के लिए है। माइनर्स अग्रीमेंट, माइनर्स अग्रीमेंट बीइंग वाइड, माइनर्स अग्रीमेंट बीइंग वाइड, माइनर का जो अग्रीमेंट होता है वो वाइड होता है। ठीक है। सो सेक्शन 64 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट was not applicable, was not applicable to the case, to the case, and therefore the minor, जब सेक्शन 64 लगेगा ही नहीं हमारे केस में तो माइनर लाइबल नहीं है पैसा चुकाने के लिए। therefore the minor, यानी धर्मदास घोष, डी घोष यहां मैं लिख देता हूं, could not be asked to pay the amount under section 64 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हो गया 64 का जलवा, सेक्शन 64 भी नहीं लगने का। ओके, अब आइए सेक्शन 65 की बात करते हैं। सेक्शन 65 का क्या होने वाला है? तो सीधा सा फंडा है, जो सेक्शन 64 का है वही सेक्शन 65 का भी है। देखिए यहां पर भी ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज, तो यहां पर कहने का मतलब ये हो गया कि धर्मदास घोष ने पैसे लिए और अपना एडवांटेज ले लिया। सो ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन, क्या ऑब्लिगेशन बनता है कि नहीं बनता है धर्मदास घोष के ऊपर? हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वाइड। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। क्या बोलता है? व्हेन एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड, कोर्ट ने कहा कि भैया अग्रीमेंट तुम्हारा वाइड है, और व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, या कॉन्ट्रैक्ट ने, सॉरी कोर्ट ने कह दिया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो चुका है। सो एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज, सो कहता है एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज। तो कौन है एडवांटेज लेने वाला? धर्मदास घोष। एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट। अगर इस लाइन को पढ़े तो इसका मतलब क्या है कि 10,500 रुपए यानी 10,500 रुपए जो धर्मदास घोष देने पड़ेंगे। बाउंड टू रिस्टोर का मतलब देने पड़ेंगे, और टू मेक कॉम्पनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम होम ही रिसीव्ड इट, या उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है सर कि क्या सेक्शन 65 हमारे केस में लगेगा कि नहीं लगेगा? एनीबडी क्विक रिप्लाई, क्या लगता है 65 लगेगा? पैसे देने पड़ेंगे? धर्मदास घोष ने दिए थे पैसे या नहीं दिए थे? सर नहीं दिए थे। नहीं दिए थे सर। नहीं दिए थे तो उसका मतलब नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है सर सेक्शन 65? एनीबडी? सर सेक्शन 65 इसलिए नहीं लग रहा ना सर, क्योंकि वो वहां पर माइनर था सर, और माइनर की वजह से वॉइड हो रहा था। ओके, हाँ, इसमें जो है सर ये इसमें सर जो है ये माइनर की वजह से नहीं हो रहा, इस वजह से देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। और कोई आंसर? आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ये डिस्कवर किया गया था कि एग्रीमेंट ही वॉइड था, तो दैट्स व्हाट जो है ना वो पैसे वापस देने पड़ेंगे। हाँ,
और एडवांटेज उसने लिया था, डिफेंडेंट ने फायदा लिया था इस चीज का, हाँ, तो इसलिए उसको रिस्टोर करना पड़ेगा वो जो पैसा उसने लिया आपको क्या लगता है धर्मदास घोष को पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? दिया थे कि नहीं दिए थे? था, नहीं देने पड़ेंगे सर। हाँ, तो बस सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। तो इसका मतलब हो गया कि धर्मदास घोष के ऊपर सेक्शन 65 का भी एप्लीकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो माइनर था। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, पर्सन का मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन? पर्सन, यहां पर पॉइंट पकड़िए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरप्रिटेशन। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, किस पर्सन का ऑब्लिगेशन होगा सर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन सा पर्सन? वो पर्सन जो मेजर है। ये तो पहले ही प्रीवी काउंसिल ने कह दिया कि भैया तू तो माइनर है। तो जो माइनर है तो सर ऑब्लिगेशन का है, ये बताइए मेरे को। जब माइनर ही है तो ऑब्लिगेशन कहां से आया? सो व्हेन देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द माइनर, तो बात ही खत्म हो गई। तो ये उसके लिए है जो कॉम्पिटेंट है टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 का एप्लीकेशन अगर हम धर्मदास घोष के ऊपर करेंगे तो उसने तो कोई अग्रीमेंट किया नहीं, उसने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, उसका तो सब कुछ जीरो है। चूंकि वो माइनर था इसलिए सेक्शन 65 का भी एप्लीकेशन नहीं होगा। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर हम लोग लिख देंगे कि ऑन द सिमिलर प्रोविजंस as mentioned in section 64, read with section 11 Indian Contract Act, section 65 Indian Contract Act does not apply in this case. Section 65 Indian Contract Act does not apply in this case. इस केस में ये भी लागू नहीं होगा सर। नीचे कर देंगे सर। हाँ बिल्कुल कर देंगे सर, ये भी लागू नहीं होगा। ओके, हाँ जी मैडम बोलिए। सर लैंडमार्क केसेस में, धर्मदास केस में सर प्लेंटी फॉर डिपेंडेंट कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं? लैंडमार्क केस में जैसे धर्मदास केस माइनर का केस लैंडमार्क केस है ना सर, तो इसमें हाँ। प्लेंटी फॉर डिपेंडेंट कैसे पहचानते हैं? प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट कैसे? ये तो पहली बात तो मैडम जब केस पढ़ेंगे ना तो केस में ही मेंशन रहता है। केस का जो केस पढ़ने का तरीका होता है तो आपको तो जो पैरा नंबर 1 होता है ना, पैरा नंबर 1 और 2 से ही आपको 2 में बेसिकली हर एक जजमेंट पढ़ेंगे आप, तो उसके जजमेंट के पैरा नंबर 2 से ही आपको फैक्ट मिल जाएगा। तो जब भी कभी आप फैक्ट पढ़िए तो उसको बस नॉवल की तरह नहीं पढ़ना है, उसको नोट डाउन करके समझिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक हिंट दे रहा हूं आपको समझने का तरीका, कि जब कभी भी कोई मैटर जैसे सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है, या जब कभी कोई मैटर हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है, या सीधे कहिए कि जब कोई मैटर अपीलेट कोर्ट से डिसाइड हुआ है, तो अपीलेट कोर्ट में गया मतलब क्या है? पार्टी बदल गई होगी। यानी कि जो नीचे पहले प्लेंटिफ रहा होगा वो अब जो पहले प्लेंटिफ रहा होगा वो अगर केस जीता होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो जीत गया तो वो जाएगा नहीं, यानी डिफेंडेंट अब यहाँ हमारे लिए प्लेंटिफ रेस्पोंडेंट हो जाएगा तो। हाँ, उलट जाएगा, सीन उलट जाएगा। और यानी वो कि जो appealant हो हारेगा जाएगा, तो वो defendant। आगे जाएगा, जो जीतेगा वो तो जाएगा नहीं। जो हार गया वो अपीलेंट हो जाएगा। मैडम आपको तो नहीं पूछना चाहिए था ये क्वेश्चन। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। आपके घर में तो जजमेंट दिन भर पड़ा रहता है। सर हम इनसे पूछते थे, बताते कि नहीं तुम अपने सर पे विश्वास करके जितना भी क्वेरी है वहीं से पूछो। चलिए ठीक है, अब हस्बैंड से जितना पूछ सकते जितना पूछिए। सर वो बताया जैसे जैसे रास्ता बताया वैसे वैसे तुम करते जाओ। ठीक। हेलो, अभी गोरखपुर में ही है? हेलो यस सर, गुड जी सर। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। सर आप कह रहे थे कि माइनर जब बेनिफिशियरी होगा तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट में होगा, है ना? तो सर आप मान ले कॉन्ट्रैक्ट, हाँ बेनिफिशियल मतलब जब उसका फायदा होगा। हाँ बोलिए। है ना सर? अब जैसे बच्चा जाता है कि कोई कह देता है या कि बेटा ये जाके लिया, ठीक है, तो वो जाता है, वो दुकान से वो सामान ले आता है। सर उसमें तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, तो फिर कैसे हो रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट? गार्जियन
इंडिपेंडेंट, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लेकिन आपने मिक्स कर दिया, जो एक क्वेश्चन पूछा नहीं आपने वो मैं आपके साथ मिक्स कर रहा हूं। 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कि बच्चा खुद से इंडिपेंडेंट, यानी माइनर जब कोई इंडिपेंडेंट अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इंटर करे किसी दूसरी पार्टी के साथ। एक सिनेरियो जो धर्मदास घोष के केस में है, यहाँ इंडिपेंडेंट धर्मदास घोष जो है ब्रह्मदत्त के साथ सीधे सीधे तौर पर इंटर कर रहा है अग्रीमेंट में, इस बात को समझिए। दूसरा होता है कि अंडर द गाइडेंस और सुपरविजन ऑफ द गार्जियन, वो नेचुरल गार्जियन हो या कोई और भी हो, डिफेक्टेड हो या डिफेक्टो हो या अपॉइंटेड बाय द कोर्ट हो, मे भी कोई भी हो सकता है, तो किसी की तरफ से हो, लेकिन वो अंडर द सुपरविजन और गाइडेंस ऑफ द गार्जियन अगर करता है तो यहाँ पर गार्जियन का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी गार्जियन के ऑन बिहाफ में कर रहा है वो, बस और कुछ नहीं करता है। जो भी यहाँ पर लाइबिलिटी बनेगी तो गार्जियन की बनेगी, यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस होता है तो गार्जियन की बनती है। जैसे धर्मदास घोष की, यही सब अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धर्मदास घोष के केस में एक चीज हम लोग रट के बैठे हैं, लेकिन जो समझिए बात को, इसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट किया था, खुद से जाके कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसके गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड ने नहीं किया था। उस जमाने में कोई नेक्स्ट फ्रेंड नहीं था उसका, ठीक है सर। और अगर जैसे बच्चे रहते हैं और अगर जैसे गार्जियन आपने कह दिया, चलो सर गार्जियन है, लेकिन अगर कोई बच्चा ही बच्चे को कह देता है वो जाके ले आता है, वो उसका बेनिफिट नहीं होता, उसमें दूसरे बच्चे का बेनिफिट होता है, उसमें क्या होगा? जीरो है वो जीरो है। माइनर का माइनर के साथ क्या गया अग्रीमेंट, कोई वैल्यू नहीं रखता। पर सर बच्चा तो सर सामान ले आता है। बिल्कुल ले आता है सर, मैं आपकी बात को अग्री कर रहा हूं, यही तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, लीगल स्टेटस, लीगली वी विल सी देन इट इज जीरो। बात को समझिए। अब हेमा मालिनी धर्मेंद्र अपने घर में हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे लिए लॉ के पॉइंट से दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, सिर्फ वो केप्ट के तौर पे हैं। हेमा मालिनी का जो लीगल स्टेटस है वो KEPT केप्ट है और कुछ भी नहीं है सर। लीगल स्टेटस में बोल रहा हूं, बात को पकड़िए सर, लीगल स्टेटस। पर्सनल आप घर में क्या करते हो उससे हमें क्या मतलब है, कोर्ट में आएगा तो उसकी वैलिडिटी जीरो हो जाएगी सर, इस बात को पकड़िए। जज है, अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछिए, जितना पूछना पूछिए, जो सही है बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। अभी चलिए, तो अब ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। सेक्शन 64, 65 बता दिया, 115 भी बता दिया। अब एक पॉइंट बचता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। अब जरा मेरे को ऑनेस्टी के साथ ये बताइए कि कितने लोगों ने एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा है और किनको किनको ध्यान में है, थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान में है तो, क्योंकि तभी मेरे बोलने का फायदा होगा अगर मैं बोल दूं, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा, फिर बाद में बोलेगा सर समझ में नहीं आया, इसलिए मैं पहले ही पूछ ले रहा हूँ आप लोगों से। पढ़ा नहीं हूँ सर। अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं सर, कुछ मैं भी भी नहीं पढ़ी हूँ सर। नहीं सर, जीरो सर जीरो मैं भी नहीं पढ़ा। तब अभी मैं एक इसमें से एक चीज में है जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले बताऊंगा आपको, और वो आज कल के लिए रख दीजिए सर। हाँ मैं कल पे ही बताऊंगा। इसमें एक सेक्शन आता है सर, सेक्शन 41, ठीक है, तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको आइडिया होगा ऑफ कोर्स। सेक्शन 41 होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, SRA का, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा भी नहीं, सामने से आप लोगों ने सरेंडर किया है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि कुछ ना कुछ बताने के पहले उसका कुछ बेस बता दूं, आधे घंटे का कम से कम इंट्रोडक्शन पार्ट दे दूं, ताकि आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि सेक्शन 64 का कैसे एप्लीकेशन होता है। तो अभी तक जो मैंने बताया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, बाकी एक सेक्शन को छोड़ दीजिए। अभी तक जो बताया उसके हिसाब से क्या हो गया सर, कि माइनर्स के साथ किया गया जो अग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली वॉइड होगा तो होगा, याद रखिएगा, वॉइड एब इनिशियो नहीं बोल रहा हूं, वॉइड होगा। इसके लिए अथॉरिटी कहां से मैं ले रहा हूं, इसके लिए अथॉरिटी मैं किस बेस पर कह रहा हूं, सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं। दूसरा जो मैं आपसे कह पा रहा हूं वो मोहिरी बीवी के केस की वजह से कह पा रहा हूं, मोहिरी बीवी केस की वजह से, ठीक है। मोहिरी बीवी के केस को हमने क्या किया है, सेक्शन हमने किसके साथ रीड विथ किया है, सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ रीड विथ किया है इसको। इसके अलावा सेक्शन 64 के साथ इसको रीड विथ किया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। इसके अलावा सेक्शन 65 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ इसको हम लोगों ने रीड विथ किया है। अब इसमें एक सेक्शन था सेक्शन 41, वो मैंने अभी आपको शेयर नहीं किया है, टुमारो आई विल डिस्कस। हाँ सर बिल्कुल, वो आपने पढ़ा है सर, आपने डील किया इसलिए आपको पता है। इंजंक्शन नॉट ग्रांटेड। तो अब इनको जिनको नहीं पता उन्होंने सरेंडर किया तो उनके लिए थोड़ा तो जरूर बताऊंगा ना, ऐसे थोड़े उनको पकड़े काट देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं टुमारो सेम टाइम। आई होप कि आप लोगों का जो, पहले मैं रुकिए इसको स्टॉप कर दूं,